नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में। नेटवर्किंग के इस विशेष वेबिनार में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज का ये कार्यक्रम इस फसल के अधिक एवं गुणवत्तापूर्ण उत्पादन से खेती को अधिक लाभकारी बनाने हेतु आयोजित किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि आज का ये अपना अपना वक्ता का अनुभव आप सभी किसानों के लिए अत्यंत उपयोगी एवं प्रेरणादायी रहेगा। किसान साथियों, आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ ऐसे व्यक्तित्व जुड़े हैं जिन्होंने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय किसानों की उन्नति, सेवा और आधुनिक कृषि तकनीकों के प्रसार में समर्पित किया है। बड़े सम्मान के साथ आज के कार्यक्रम के होस्ट माननीय नरेंद्र धांद्रे जी का मैं स्वागत करता हूं। धांद्रे जी पिछले 28 सालों से नेटवर्क के साथ जुड़े हैं और निरंतर किसानों के हित में कार्य करते आ रहे हैं। अपने लंबे अनुभव, समर्पण और किसानों के साथ गहरे जुड़ाव के माध्यम से इन्होंने हजारों किसानों को आधुनिक सिंचाई से खेती में उन्नत परिणाम प्राप्त करने हेतु प्रेरित किया है। अब मैं आदरणीय नरेंद्र धांद्रे जी से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय वक्ता श्री अभिषेक चावड़ा जी तथा नेटाफिक परिवार का परिचय कराए और इस ज्ञानवर्धक सत्र की शुरुआत करें। धांद्रे साहब, और प्रियो। धन्यवाद धन्यवाद संदीप भाई। नमस्कार, मैं नरेंद्र धांद्रे नेटाफिम से। आइए चलिए शुरुआत करते हैं कि मिर्च की फसल में उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए। तो आज के हमारे मुख्य मुख्य सलाहकार है वह है अभिषेक चावड़ा जी। उनका परिचय बहुत सारे लोगों को पता ही होगा। उसके पहले आप सभी का स्वागत है इस वेबिनार में मिर्च के। अभिषेक चावड़ा जी और उनकी फैमिली लगभग पिछले 30 वर्षों से नेटाफिम के साथ में कनेक्टेड है। अभिषेक चावड़ा जी, उनके फैमिली में ये 4th जनरेशन फार्मर है। और ये इनका जो परिवार है ये लगभग 1000 एकड़ के ऊपर सब्जी तथा फलों की खेती करते हैं। उसमें मुख्यतः सोलोनेसियस क्रॉप, शिमला मिर्च, बैंगन, टमाटर, करेला, बरबट्टी, गोभी, बंदी, लौकी। और फलों में आप देखेंगे तो पपीता, केला, ड्रैगन फ्रूट, अमरूद, कटहल और उसके बाद में डेट पाम। ये लगभग 4 प्रदेशों में इनके फार्म्स है, खास करके छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और उड़ीसा में। और बहुत ही हाईटेक फार्म्स उनके आपको देखने को मिलेंगे। अभिषेक भाई ने उनका जो स्कूल है वो राजकुमार कॉलेज रायपुर से किया हुआ है। और 2013 में प्लांट साइंस में उन्होंने क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया से स्नातक डिग्री हासिल की है। और तब से ये चावड़ा बाग से कनेक्टेड है और उसको आगे बढ़ाने का वो प्रयास उनका जारी है। चावड़ा बाग ने इस उद्यम को राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान अपनी नर्सरी इकाई के माध्यम से प्राप्त की है। परिवार के सामूहिक मार्गदर्शन में सीबी नर्सरी भारत के कृषि क्षेत्र में एक अग्रणी नाम बना चुकी है। यह नर्सरी उच्च गुणवत्ता वाले ग्राफ्टेड सब्जी के पौधे उत्पादन में विशेषज्ञता रखती है, जिससे देश भर के किसानों को खेती की स्वस्थ, मजबूत और अधिक उत्पादन सुनिश्चित हो सके। चावड़ा बाग द्वारा चावड़ा क्रॉप सीबी क्रॉप शो ये पिछले 3 वर्षों से आयोजित किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न कंपनी के फसलों की किस्में आपको लाइव देखने को वहां पर मिल सकती है। इससे किसानों को एक बहुत अच्छी मदद मिलती है कि कौन सी किस्में अपने क्षेत्र में और कैसे वो परफॉर्म करेगी, ये पूरी जानकारी आपको मिलती है। पिछले वर्ष ही लगभग 15 प्रदेशों से 15,000 किसानों ने इस क्रॉप शो का लाभ लिया। अधिक जानकारी अभिषेक भाई आपको आने वाले सत्र में देंगे ही। चावड़ा बंधु छत्तीसगढ़ में हो या पूरे इंडिया में काफी इनोवेटिव ट्रेंड के लिए प्रसिद्ध है। नई नई टेक्निक वो इजाद करते हैं और वो फिर डिसमिनेट करते हैं डाउन द लाइन। खास करके सब्जी की फसलों में मेकनाइजेशन कैसे करें, लार्ज स्केल सब्जी की फसलें कैसे उगाया जाए, रो टू रो स्पेसिंग और अधिक अपन कैसे बढ़ाया जा सकते हैं। खास करके ब्रिंजल में देखेंगे अपन तो ब्रिंजल में ग्राफ्टेड ब्रिंजल में इनके द्वारा लगभग 8 फीट में रो टू रो स्पेसिंग रखा गया है।
डबल ड्रिप लाइन का मुख्यतः ये उपयोग करते हैं। और अधिक जानकारी अपन आगे अभिषेक भाई से अपन आने वाले सेशंस में लेते रहेंगे। उसके पहले मैं थोड़ी सी जानकारी नेटाफिम के बारे में आपको देना चाहूंगा। तो नेटाफिम की स्थापना 1965 में किसानों के ही लिए इजराइल में की गई थी। अभी हम 110 या उससे अधिक देशों में कार्यरत है। नेटाफिम एक बड़ा समूह है आरबीआई का, उससे जुड़ा हुआ है। और नेटाफिम की खासियत यह है कि किसानों को क्या चुनौतियां है उसको देखते हुए अपने उत्पाद मार्केट में वो लाती है। मतलब एक प्रकार से किसानों के लिए सॉल्यूशन प्रदान करने का काम हमारा इसमें होता है। भारत में नेटाफिम 1997 से कार्यरत है। लगभग हमने 10 लाख या उससे अधिक किसानों के खेतों में सुचारू रूप से ड्रिप इरिगेशन लगाया है। और इससे लगभग 30 लाख या उससे अधिक क्षेत्र में इरिगेशन 30 लाख एकड़ के क्षेत्र में इरिगेशन होता है। भारत के सभी प्रदेशों में हमारा प्रेजेंस है और आप वहां पर लाभ ले सकते हैं। तो नेटाफिम का मेन कार्य क्या है? पानी से लेके फसल का प्रबंधन, ये पूरा पूरा इसका समाधान आपको यहाँ पर मिलता है। तो ड्रिप इरिगेशन में हमारे पास यूनिक उत्पाद अवेलेबल है। आप ओपन फील्ड ले लीजिए या फिर सॉइललेस कल्टीवेशन ले लीजिए। तो सॉइललेस कल्टीवेशन में नेटाफिम एकदम एक्सपर्ट सुविधाएं आपको दे सकता है। स्प्रिंकलर इरिगेशन में माइक्रो स्प्रिंकलर से लेके बड़े स्प्रिंकलर तक, माइक्रो स्प्रिंकलर, मिनी स्प्रिंकलर और बड़े स्प्रिंकलर, इसकी सारी प्रकार की श्रृंखला नेटाफिम के पास में उपलब्ध है। अभी नई जनरेशन को खेती करना है तो ऑटोमेशन में जाना बहुत जरूरी है। और नेटाफिम का पिछले 25-30 वर्षों का जो अनुभव है ऑटोमेशन के क्षेत्र में और विभिन्न फसलों का वर्ल्ड वाइड, ये आपको नेटाफिम के ऑटोमेशन के द्वारा मिल सकता है। और यही एक फर्क है लोकल ऑटोमेशन में और नेटाफिम के ऑटोमेशन में, जिससे कि आपका खाद और पानी का प्रबंधन एकदम जैसे चाहिए वैसे हो सकता है। तो मिर्च के फसले में नेटाफिम ही क्यों लगाना चाहिए? जब भी अपन ड्रिप की चर्चा करते हैं तो एक समान मात्रा में पानी आपको कभी कंपलसरी सभी फसलों में सभी दूर मिलना चाहिए, जिससे कि आपकी पैदावार अधिक हो। खाद और पानी, मजदूरी, इसकी आपकी बचत हो। और यदि पौधा स्वस्थ रहा तो डेफिनेटली आपके डिजीज पेस्ट कम लगने वाले हैं, और जिससे आपकी बीमारी कम होकर आपकी उत्पादकता इसमें बढ़ोतरी होने वाली है। तो इस प्रकार से अपन ये पीपीटी मेरा समाप्त करते हैं। और मैं अभी चावड़ा जी से अभिषेक भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो चावड़ा बाग के बारे में या अभिषेक भाई के बारे में आप थोड़ी सी जानकारी दें। थैंक यू दांद्रे सर। सर, आपने अपना परिचय बहुत संक्षिप्त में दे दिया। अगर सही मायने में देखें तो सर के साथ में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। शुरुआती दौर पे जब नेटाफिम पहली बार ड्रिप लेकर के आया था तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था उसको सीखना, उसे समझना और उसे पूरा तरीके से इस्तेमाल करना। उस समय मैं सर लोगों को बहुत उन्होंने जो हमारी मदद की कि इजराइल से भी एग्रोनॉमिस्ट लेकर के आते थे जो बताते थे कि हमें कैसे एक ड्रिप इरिगेशन को अपने फार्म के लिए सही तरीके से संभालना है। और उस समय की जो लर्निंग थी हमारी सबकी, सर ने भी काफ़ी कुछ हमें उस समय सिखाया है। तो हम आज ड्रिप के बारे में जो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं उनमें सर का एक बहुत बड़ा योगदान है। जो मैं मेरे हिसाब से हमारा एक बहुत बड़ा फंडामेंटल प्रॉब्लम सॉल्व होता है उसमें। मैं अब चावड़ा बाग के बारे अपना में थोड़ा संक्षिप्त में हाँ, जानकारी दे एक सकते हैं अपना मैं शेयर करता हूँ सर। प्लीज। तो चावड़ा बाग जो है ये 1952 से हम खेती करते हुए आ रहे हैं। तो
मेरे परदादा जी ने ये काम स्टार्ट किया था और आज मैं एक चौथी पीढ़ी का किसान हूँ जो इसे कर रहा हूँ। हम अभी भारत में, जैसे सर ने बताया, 4 अलग-अलग स्टेट में काम कर रहे हैं। तो उसमें हम जब 4 जगह पे काम कर रहे हैं तो अलग-अलग टाइप के क्लाइमेट और अलग-अलग टाइप की सॉइल पे हमने काफ़ी काम किया है। और ड्रिप इरिगेशन की मदद से हमने पथरीली ज़मीन पे भी टमाटर का उत्पादन लगभग 100 टन तक लिया है सर। ओहो, तो ग्रेट। विदाउट ड्रिप इरिगेशन वो पॉसिबल ही नहीं था। तो वो बहुत बड़ा एक हमारा चैलेंज था जिसको हमने बहुत अच्छे तरीके से किया, जिसमें कि हमने लो डिस्चार्ज और 30 सेंटीमीटर की जगह 20 सेंटीमीटर पास पास वाले ड्रिपर का हमने यूज़ करके उसे हासिल किया था, जो कि बहुत बढ़िया क्रॉप हमें वहाँ पे मिली थी। हम प्राइमरली वेजिटेबल क्रॉप्स ही ज़्यादा उगाते हैं, फ्रूट क्रॉप हमारे पास बहुत ज़्यादा नहीं है। ड्रिप इरिगेशन ने हमें इस मुकाम तक आने में बहुत मदद की। अगर हम पुरानी पद्धति से करते तो शायद हम इतनी बड़ी स्केल पे खेती नहीं कर पाते। तो ड्रिप इरिगेशन के कारण आज हम इतना बड़ा स्केल अप कर पाए कि आप 2 आदमी या 3 आदमी से ही 200 एकड़ 300 एकड़ का प्लॉट को आप आराम से इरिगेट कर सकते हैं। उसमें आप खाद अच्छे से दे सकते हैं। जो हम यहाँ तक पहुँचे उसके सबसे बड़ा सीक्रेट था कि हमने हमेशा नई चीज़ों को सीखने की, नई हाइब्रिड्स को ट्रायल करने की और बेहतर तरीके से अपने फार्म को चलाने की कोशिश की, जिसके कारण हम आज यहाँ तक पहुँच पाए। सीबी नर्सरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊँ तो ये हमने चालू किया था सिर्फ अपने लिए, एक नर्सरी का यूनिट सेटअप करके, जिसमें भी नेटाफिम का बहुत बड़ा योगदान था। उन्होंने हमें पहला पॉली हाउस बना करके दिया और वहाँ से हम धीरे-धीरे नर्सरी अपने लिए बनाते गए। नर्सरी की क्वालिटी देख के किसान हमसे जुड़े और जी। उन्होंने नर्सरी की डिमांड की, तो धीमे-धीमे ये एक बड़े स्तर पे आज हम कर पा रहे हैं और लगभग इंडिया के सभी प्रांतों पे हम आज नर्सरी भेज पा रहे हैं। हमने इस पे ग्राफ्टिंग पे बहुत ज़्यादा फोकस किया क्योंकि हमें मालूम था कि आगे जा कर के जो हमारी सॉइल में प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही है, उसका सॉल्यूशन सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्राफ्टिंग ही है। उसको छोड़ कर के हमारे पास कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं है। इसलिए ग्राफ्टिंग टेक्निक्स को लेकर के हम काफ़ी सारी कंट्रीज़ को विज़िट किए। वहाँ से सीख कर के हमने इंडिया में जो सॉल्यूशंस हमें सही लगे, हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट किया। कुछ चीज़ों को हमने इंडिया के हिसाब से वापस टेलर भी किया, क्योंकि ओहो, एग्रीकल्चर कॉपी और पेस्ट नहीं हो सकता। आपको अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से थोड़ा-सा चीज़ों को बदलना पड़ता है। तो हमने उसे अपने इंडिया के हिसाब से ढाला कि हम उसे कैसे सस्ता कर सकते हैं और कैसे किसानों तक बेहतर तरीके से हम इन चीज़ों को पहुँचा सकते हैं। तो ये सीवी के बारे में एक संक्षिप्त था। उसके बाद हमने एक क्रॉप शो का प्लान किया था, जो कि श्री प्रवीण चावड़ा जी, जो कि हमारे फाउंडर हैं, उनका आइडिया था कि किसान हमेशा कंपनी के ब्रीडर्स तक, या किसान हमेशा कंपनी के जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट मैनेजर्स हैं उन तक नहीं पहुंच पाता है। तो क्यों ना हम एक ऐसा स्टेज बनाएं कि जहां पे कंपनी के सबसे उम्दा मैनेजमेंट और जो उनके सबसे ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले जो लोग हैं उनके साथ में हम जुड़ करके कंपनी को अपनी तकलीफ़ें बता सकें, ताकि वो हमारे लिए बेहतर हाइब्रिड्स बना सके, हमारे लिए बेहतर वैरायटी बना सके। तो कुछ ऐसा करते हैं। तो उससे हमने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा शो करें कि जिसमें बहुत सारी वैराइटीज़ हम एक ही जगह पे लगा कर के किसानों को बताएँ, ताकि वो आ कर के देख सकें उन वैराइटीज़ को, समझ सके और उन वैराइटीज़ के जो जन्मदाता हैं, उनसे बात करके उस वैरायटी के बारे में अच्छे से सीख सके। साथ ही साथ में धीरे-धीरे इसके साथ में काफ़ी बेहतर एग्रोनॉमिस्ट और यहाँ तक कि जो इंडिया के टॉप के जो फार्मर्स हैं, जिन्होंने जो इनोवेशन को लेकर के या जो नई चीज़ों को बेहतर तरीके से एडॉप्ट करने में जिनका नाम अग्रसर है, वो भी हमसे जुड़ते चले। और आप जब यहाँ पे आते हैं तो सिर्फ़ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ वैराइटीज़ देखने को मिलेगी, पर शायद एक ऐसी कम्युनिटी मिलेगी कि जो कुछ आगे बढ़ कर के कुछ अलग-सा करना चाहती है। तो ये हमारा एक विज़न था क्रॉप शो को लेकर के, जो कि हम आगे भी कोशिश करेंगे कि जो भी किसान आएँ, उन्हें सिर्फ़ फसल ही नहीं पर उसके बारे में पूरी जानकारी भी मिल जाए। तो ये सीबी की जो एक्टिविटीज़ थी उसके बारे में मैंने आपको बताया। थैंक यू अभिषेक जी। सीबी क्रॉप शो बहुत ही बेहतरीन क्रॉप शो है और मैं पिछले 3 वर्षों से रेगुलरली विजिट करता हूँ। बहुत सारी नई नई चीजें, नई नई तकनीक वहाँ पर किसानों को सीखने को मिलती है। और
क्रॉप को अपने खेत में कैसे उगाना चाहिए, ये वहां पर जाके एक उसकी सीमा क्या हो सकती है, वहां पर जाके आप देख सकते हो। तो चलते हैं आगे के क्वेश्चन आंसर सेशन में अभिषेक भाई के साथ में। इसमें हमने क्वेश्चन आंसर सेशन लगभग 5 भागों में बांटा है। एक तो भूमि और जल का प्रबंधन, उसके बाद में इसी पीएच का क्या रोल है उसमें, फर्टिगेशन, उसके बाद में डिजीज पेस्ट मैनेजमेंट, और आगे उत्पादन को बढ़ाने के लिए अभिषेक भाई से कुछ गुण सीखेंगे कि 30 टन या उससे अधिक ये रेगुलर चिली में उत्पादन कैसे किया जा सकता है, या कैप्सिकम का उत्पादन मेरे ख्याल से 60-70 टन तो अभिषेक भाई रेगुलर बेसिस पे कैप्सिकम का लेते ही है। कैप्सिकम के बारे में भी थोड़े से आपको बताना रहेगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे किसान अभी ओपन फील्ड में कैप्सिकम ले रहे हैं। जी सर, यस। बिल्कुल उस पे भी तो हम बात शुरू कर करते हैं। हाईटेक फार्मिंग में बिना ड्रिप इरिगेशन के कुछ हो नहीं पाता है। ड्रिप बिल्कुल बिल्कुल इरिगेशन एक सर। इंटीग्रल पार्ट है हाईटेक फार्मिंग का। और अभिषेक भाई और उनकी फैमिली, प्रवीण चावड़ा, राजेश चावड़ा, एकदम मास्टर लोग हैं उसमें, काफी इनोवेशन उन्होंने किया है। तो आपके यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि लो डिस्चार्ज और लो स्पेसिंग के ड्रिप लाइन्स आप उपयोग करते हैं। तो हाँ सर, इसका क्या महत्व है, ये आप हमें हमारे किसानों को आप प्लीज समझाइए। बिल्कुल बिल्कुल सर। लो डिस्चार्ज और लो स्पेसिंग एक बहुत ही सही मापदंड है। अगर आप देखें तो चूंकि हम पौधे की स्पेसिंग जो है वो भी एक एक फीट पे करते हैं, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम ड्रिप जो है वो भी 30-30 सेंटीमीटर या 1 फीट की डिस्टेंस पे रखें, ताकि पौधे के बिल्कुल पास में ड्रिपर गिरे। हाँ। उससे पौधे की बिल्कुल जड़ों तक सीधा सीधा पानी और खाद पहुंचता है। अब इसमें लो डिस्चार्ज का महत्व इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है सर, जैसे हमें प्यास लगती है तो हम सीधा 1 लीटर का बॉटल तो पूरे एक बार में नहीं पी पाते हैं, वो 200-200 ml का राइट। ग्लास धीरे 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 पीते हैं। या। ठीक उसी प्रकार पौधा भी अपना वैसा ही है। ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा पानी एक साथ में दे दिया तो वो पूरा का पूरा पौधा उसे ले पाएगा। यदि हम धीरे धीरे करके पानी देते हैं तो पौधा अच्छी तरीके से उस पानी को ले पाता है, और उसके साथ में हम पानी में जो खाद मिला करके दे रहे हैं वो भी उसका बेहतर तरीके से अपटेक कर पाता है। यदि हमने एक बार में बहुत सारा पानी डाल दिया तो वो पानी और उसमें जो हमने खाद मिलाया है, जो हमने अपनी मेहनत की कमाई से बहुत मुश्किल से खरीदा है, वो खाद उसकी रूट जोन के नीचे चला जाता है, और वो रूट जोन के नीचे गया फिर पौधा उसे ले नहीं पाता है, तो वो पौधे के लिए भी व्यर्थ हुआ और हमारा पैसा भी व्यर्थ हुआ। तो जो लो डिस्चार्ज होते हैं वो उसमें जो ड्रिप का जो हमारा गीला होता है, जो हमारा मांदा जो बॉल हम बोलते हैं वेट बॉल, वो बिल्कुल उसकी रूट जोन के आसपास रहता है, ताकि बेहतर से बेहतर खाद का अपटेक हो सके और बेहतर से बेहतर उस पौधे को ग्रोथ मिल सके। बहुत हाई डिस्चार्ज हमने कभी भी प्रेफर नहीं किया है, क्योंकि पौधे को पानी चाहिए, नहाना नहीं है। उसे नहाने से प्यास नहीं बुझेगी पौधे की, बट हाँ, संतुलित मात्रा में पानी देने से पानी भी बचता है, खाद भी बचता है और उत्पादन भी ज़्यादा मिलता है। तो कितने लीटर का ड्रिपर आप मैक्सिमम यूज करते हो? अभी हम लोग सर मैक्स टू मैक्स 1 लीटर का ही ड्रिपर यूज़ करते हैं। 1 लीटर के ऊपर हमने कभी भी यूज़ नहीं किया है। यूज आपको किया अगर है? एक सच बात बोलूँ तो हमारा जो बेस्ट रिजल्ट आया है जी। वो हमने 20 सेंटीमीटर की ड्रिप लाइन, जिसका कि स्पेसिंग कम है, और 600 ml का डिस्चार्ज था सर उसका। ओ उस हो पे हमने एक्सलेंट। लगभग 100 टन टमाटर का उत्पादन लिया है। अब वो हमारे लिए वरदान इसलिए बन गया कि वो हम जिस सॉइल पे काम कर रहे थे वो थोड़ी रेतीली टाइप की, थोड़ी पथरीली टाइप की सॉइल थी। जी। तो वहां पे मैं अगर एकदम से पानी डालता तो वो तो सारा का सारा बाहर ही बह जाता। तो वहां पे हमने लो डिस्चार्ज और पास पास का ड्रिपर लिया, तो पूरा का पूरा हमारा जो मांदा है वो पूरा गीला होता था, पूरा बेड अच्छे से गीला होता था, और बहुत ही अच्छा उसमें हमने उत्पादन लिया है। तो 1 लीटर के इसमें भी ऊपर आप शायद डबल ड्रिप लाइन डिस्चार्ज का का उपयोग जरूरत करते होगा। हैं क्या? हाँ सर, डबल ड्रिप लाइन भी यूज करते हैं जब हम स्पेसिंग बहुत ज्यादा ले करके जाते हैं, स्पेशली ब्रिंजल के केस में, जहाँ जी। पे हम 10 फीट तक की भी स्पेसिंग ले जा सकते हैं ट्रैक्टर से काम करने के लिए। तो वहाँ पे जो बेड बनता है वो काफी बड़ा बनता है, तो अगर हम सिंगल ड्रिप लाइन रखेंगे तो वो बेड एक तरफ ज्यादा गीला होगा, दूसरी तरफ भी ठीक से गीला नहीं हो पाएगा। तो वहाँ पे 2 ड्रिप लाइन रखते हैं ताकि वो बेड अच्छे से गीला हो सके। यदि आप अच्छा बड़ा बेड बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से 2 ड्रिप लाइन करना बेहतर रहेगा वहाँ पे, तो दोनों तरफ परफेक्ट। अच्छे से गीला हो पाएगा। या।
अगले प्रश्न के ऊपर और जाते हैं अपन। अलग अलग जमीन सभी प्रदेशों में उपलब्ध है, तो जमीन के अनुसार आपका इरिगेशन शेड्यूलिंग कैसे करते हो? कितना जी देर तक सर, ये चलाना, ये बहुत कैसे तय करते हो? हाँ, बहुत बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। नेटाफिम की टीम के क्वेश्चन बहुत शार्प हैं, बहुत बढ़िया सर। अगर हम देखें तो अगर आप भारी मिट्टी पे काम कर रहे हैं तो उसको पानी होल्ड करके रखने की क्षमता ज़्यादा होती है, और वहीं पे अगर हम हल्की मिट्टी पे काम कर रहे हैं तो पानी होल्ड करने की क्षमता एकदम कम हो जाती है। जैसे रेत पे आप पानी डालिए वो पूरा का पूरा पानी बह जाएगा, वही मिट्टी पे डालिए तो मिट्टी पानी सोख के आती है। जहाँ पे मिट्टी पानी सोख सकता है वहां पे हम ऐसा देखते हैं कई बार कि यदि हमने आज पानी दिया तो शायद आने वाले 1-2 दिन हमें पानी ना देना पड़े। और वही अगर हम रेतीली जमीन की बात करते हैं तो दिन में हमें 2 से 3 बार भी पानी देना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में कि जहाँ पे हम पल्स इरिगेशन करते हैं कि आज धूप बहुत तेज है, पानी का सन एवोपरेशन या ट्रांसपिरेशन रेट पौधे का ज़्यादा है, तो फिर वहां पे 1 घंटा 1.5 घंटा से ऊपर का हम एक बार में इरिगेशन नहीं देते, ताकि वो सिर्फ पानी जो है वो पौधे की जड़ों तक सीमित रहे, पूरा का पूरा पानी बह मत जाए। तो उस चीज का ध्यान रखते हुए पल्स इरिगेशन करते हैं कि 1.5 घंटे का या हमने एक इरिगेशन किया फिर रुक गए, फिर 2-3 घंटे बाद फिर हमने 1.5 घंटे का इरिगेशन किया। ऐसा करके हम राउंड 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 घूमते हैं, जिसमें कि जो हमारा नेटा जेट या फर्टिकिट जो ऑटोमेशन आता है वो बहुत हेल्पफुल रहता है। एक बार प्रोग्राम सेट करके जो भूल जाओ वो अपना गोल गोल घूम के पूरा इरिगेशन कंप्लीट कर लेता है। जी। तो इस तरीके से हम उस टेक्नोलॉजी का वहाँ पे यूज करते हैं। और वही भारी जमीन पे हमने एक बार आज पानी दिया तो कई बार वो सूखता नहीं है 1-1 2-2 दिन तक, तो हम वेट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पौधे को खाद देना है तो हमने जबरदस्ती पानी भी दे दिया। तो सही मात्रा में अगर हम पानी को बैलेंस करके रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा वहाँ पे। तो भारी मिट्टियों में वेट करके पानी दे सकते हैं, और हल्की मिट्टियों में दिन में पल्स 2 बार भी इरिगेशन, हम पानी दे सकते हैं। मतलब पल्स इरिगेशन के तौर पे आप पानी देना चाहिए हल्की जमीनों बिल्कुल। में, खास करके मिर्ची की फसल में जहाँ पर रूट जोन बहुत ही शालो होता है। हाँ हाँ। परफेक्ट परफेक्ट, बहुत बढ़िया। या अभिषेक भाई, ये पानी का जो समान वितरण है पूरे क्षेत्र में, ये होना जी। बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको कैसे मैनेज करते हो आप? हमने सर कई फील्ड पे विजिट किया है किसानों की, और हम कई बार ये देखते हैं कि जो उनकी नीचे साइड की जो फसल होती है जहाँ से वो पानी का निकास रखते हैं जी। वो अक्सर छोटी या पीली दिखती है। और अगर आप उसको काउंट करेंगे ना सर तो वो 10 से 20% का हिस्सा हो जाता है कई बार हमारे खेत का, और वहां से हमें अच्छा उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो अगर हम बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो कई ऐसे ड्रिप लाइंस आती है कि जिसमें नीचे के स्तर पे जा करके फिर वो पानी बह जाता है, और नीचे के हिस्से में पानी बहुत ज़्यादा होता है, या हमने सही प्रेशर नहीं रखा है तो एंड पे जा करके फिर वो सारा का सारा पानी कलेक्ट हो जाता है। तो सही प्रेशर पे ड्रिप को चलाएंगे तो हर एक ड्रिपर से जो नेटाफिम ने प्रॉमिस किया है कि हाँ सर 1 लीटर का पानी गिरेगा, वो 1 लीटर का ही पानी गिरता है। यदि हमने गलत ड्रिप लाइन ले ली या कुछ ऐसा ही हमने गलती कर दिया कि जिसमें हम डिस्चार्ज को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो जो एंड के क्रॉप होती है, जो नीचे साइड के जो फसलें होती है उसमें खाद ज़्यादा जाता है, उसमें पानी ज़्यादा जाता है, और ओवरऑल उसका ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाता है। तो आपको 10 से 20% तक का यील्ड का लॉस भी होता है। तो सही प्रेशर पे चलाना और सही तरीके से ड्रिप को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। जो नेटाफिम के मेरे पास में कुछ ड्रिपर्स हैं उसमें तो सर वो वॉल तभी खुलेगा जब एक प्रेशर आएगा उस पर, नहीं तो ड्रिपर का भी वहां से पानी नहीं गिरता है। तो वो हम अपने कुछ पॉली हाउसेस में यूज़ करते हैं कि जी। जिससे एक बराबर पूरा का पूरा बेड गीला रहे, कहीं कम कहीं ज्यादा पानी कभी मत हो, तो खाद भी क्या कम और ज्यादा हो जाएगा उसके साथ। तो एक बराबर क्रॉप रहे उसके लिए बहुत जरूरी है। फंटास्टिक। तो एक समान वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और खाद का डिस्ट्रीब्यूशन हो तो 15 से 20% का उत्पादन आपका वैसे ही बढ़ जाता है। तो आपकी ड्रिप लाइन की क्वालिटी उस तरीके से होना चाहिए। बिल्कुल। अभी अगले एपिसोड के ऊपर आते, इसी और पीएच, ये दो महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं उत्पादन को बढ़ाने में और उसकी गुणवत्ता को बढ़ाने में और खाद की मात्रा कम करने के लिए। ये जी। कम खर्चे में कैसे कर सकते हैं और आ, मिर्च के फसल में इसका क्या महत्व है?
बिल्कुल बिल्कुल सर, ये जैसे इसका महत्व क्या है, पहले एक थोड़ा सा मेरे पास महंगा एग्जाम्पल है, प्लीज। पहले उससे समझते हैं। हमारा एक फार्म है, वो वहाँ पे लगभग 40 एकड़ का वो फार्म है, वहाँ पे हमने करेला लगा के रखा था। डेली बेसिस पे हम प्रति एकड़ 4 से 5 kg तक का फर्टिगेशन दे रहे थे पर एकड़ पे। फिर वहाँ पे हमने ऑटोमेशन ऑर्डर किया हुआ था, तो जैसे ही टीम ने उसे इंस्टॉल करके पूरा किया, तो मैंने उसमें ईसी और पीएच का सेटिंग कर दिया कि ईसी जो है वो 1.7 के ऊपर मत जाए। अब हमने अपना फर्टिगेशन स्टार्ट किया, तो हमने नोटिस किया कि वो रोज है ना पूरा का पूरा खाद नहीं दे रहा था। हम जैसे 4 से 5 किलो देना चाहते थे, वो 2.5 से 3 किलो में उसको खत्म कर रहा था। ओके। मैंने यहाँ की टीम को फ़ोन किया, मैंने कहा यार आपका मशीन सही नहीं है, वो खाद पूरा नहीं लेता है करके। तो उन्होंने कहा कि सर आपने कुछ ईसी का सेटिंग किया होगा। मैंने कहा हाँ किया है। तो उसने बोला कि सर वो ईसी के सेटिंग के हिसाब से ही चल रहा है, आप नोटिस करके देखिए, अगर आपको यील्ड कम होता है तो बताइएगा। फिर हमने नोटिस किया तो यील्ड भी कम नहीं हो रहा था। तो उसमें रोज का रोज हमें लगभग प्रति एकड़ अगर 1 किलो भी बचता है या 1.5 किलो भी बचता है, तो उस 40 एकड़ में रोज का हम 40 से 50 किलो खाद बचा रहे थे। और वो भी ऐसे खाद जो 13,045 हो गया, या ऐसे खाद जो बहुत महंगे मिलते हैं। वही मिले। तो हमने जब काउंट किया तो 8 महीने में हमने मशीन का जो पैसा दिया था वो हमको वापस मिल गया। तो इसी का एक बहुत बड़ा रोल है, जबकि हमने उत्पादन में कोई कमी नहीं की। तो वैसे ही फिर जब हमने इसको नोटिस किया, तो जहाँ पे हमारे पास मशीन्स नहीं थी, हमने उसको भी स्टैंडर्ड करने का कोशिश किया। हमने सारे खाद का नापा, 1 लीटर में कुछ ग्राम खाद डाल करके हम देखते थे कि उससे ईसी या पीएच कितना बढ़ रहा है। तो हमने एक स्टैंडर्ड किया कि नहीं, हमें अपने फार्म पे अगर हम 3 से 4 किलो का खाद देते हैं, फिर वहां पे जाकर के ड्रिप लाइन के नीचे आप एक छोटा सा कप रख दीजिए। वो पानी जो गिरता है आप उसे कलेक्ट कर लीजिए, वही पानी है जो आपकी मिट्टी में जा रहा है। करेक्ट। उस कप को बहुत सस्ते आते हैं, इसी पीएच मीटर अगर आप ऑनलाइन चेक करेंगे तो 2,000 से लेके 7,000 के बीच में, अच्छे से अच्छा या बुरा से बुरा जो भी हमें, मैं एक स्टैंडर्ड आप लेंगे तो 3,500-4,000 का एक बहुत बढ़िया आपको इसी और पीएच मीटर मिल जाएगा। फिर हम उससे नापते थे, तो हमें ये समझ में आ गया कि भाई इससे ज़्यादा खाद देना पौधे के लिए सही नहीं है। तो हमने सारे के सारे फार्म पे अपने इसी और पीएच को, मेजरली इसी को टारगेट करते हुए अपने खाद को कम कर दिया। ये बहुत सस्ता और बहुत सही तरीका है। फिर दूसरा आता है सर पीएच का। अब जैसे कुछ फार्म्स पे पानी का पीएच अगर ज़्यादा है, आपका 7.5 7.8 से ऊपर जा रहे हैं, आप 8 के या उसके ऊपर की कैटेगरी में जब जा रहे हैं, तो हाँ। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का बहुत बड़ा इशू आता है। क्योंकि मेजरली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो हम यूज़ कर रहे हैं उनका चिलेशन का टेक्निक होता है। तो मेजरली जो चिलेट होता है वो एसिडिक सॉइल के लिए होता है। और एल्कलाइन सॉइल जिसमें कि पीएच ज़्यादा है हमारा, एसिडिक सॉइल जिसमें कि पीएच 7 से कम है। तो अगर 7 से कम आपका पीएच है, तो आप एक जो माइक्रो न्यूट्रिएंट नॉर्मल वाला यूज़ कर रहे हैं चिलेटेड वाला, बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आपका 8 या उसके ऊपर जा रहा है, तो हमें माइक्रो न्यूट्रिएंट बदलना पड़ेगा। उसमें ईडीटीए की जगह ईडीडीएचए का चिलेशन हमें लेना पड़ेगा, तो एक बेहतर उत्पादन आएगा। इसका एक बहुत बड़ा रोल है सर, किसान समझ नहीं पाते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी, क्योंकि वो हिडन हंगर में जाता है। हम कैप्सिकम की जब खेती करते थे, तो 30 टन के ऊपर कैप्सिकम का यील्ड जाना हमारे लिए इम्पॉसिबल टास्क हो रहा था। हम्म। फिर एक अच्छी कंपनी आई, उन्होंने हमें बताया कि सर आपका है ना पीएच थोड़ा सा अलग है, मैं आपको एक दूसरा माइक्रो न्यूट्रिएंट का फॉर्मूला देता हूँ, आप उसमें करके देखिए। सिर्फ और सिर्फ उस एक माइक्रो न्यूट्रिएंट को प्रॉपरली देने से हम 30 टन से सीधा सीधा 40 से 50 टन आ गए। नेक्स्ट ईयर वो जी। 70-80 टन तक हम आराम से टच कर पाए अपनी क्रॉप को। तो वो लगता हमें छोटा सा है कि अब इतना ही तो माइक्रो न्यूट्रिएंट देना है, बट अगर सही तरीके से हम पीएच और इसी को समझ के काम नहीं करेंगे, तो जो हम खाद दे रहे हैं वो व्यर्थ चला जाता है। दोनों का एक परफेक्ट। बहुत ज़रूरी तालमेल बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जरूर। बहुत ईज़ी है, एक छोटा सा डब्बा लीजिए, ड्रिपर के नीचे रख दीजिए, आपको हम्म। मालूम चल जाएगा पूरी कहानी क्या है। ये पीएच को कैसे कम करते हैं और कौन सा एसिड उसमें उपयोग करते हैं? पीएच कम करना बहुत इजी है सर, हमारे पास अभी नेटाफिम के बहुत अच्छे इंजेक्टर आते हैं जिसमें एनआरवी लगा होता है, तो पानी वापस नहीं जाता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि कोई भी किसान एसिड का इंजेक्शन करना चाहते हैं, तो वेंचुरी ऐसी खरीदे कि जिसमें पानी रिटर्न ना आए, उसमें एक एनआरवी लगा हुआ होता है। क्योंकि हाँ। अगर वो पानी रिटर्न आया, तो आप एसिड में पानी नहीं मिला सकते, आप पानी में एसिड मिला सकते हैं, पर हम्म।
उल्टा नहीं कर सकते। तो करेक्ट। उस चीज को देखते हुए हमने अच्छे वेंचुरीज का यूज किया है। तो क्या करते हैं कि जब आपको कोई एसिड यूज करना है, पहले सल्फ्यूरिक एसिड यूज होता था, बट हमने उसे चेंज कर दिया क्योंकि थोड़ा सा करोजिव है, थोड़ा सा किसानों को या जो वर्कर यूज कर रहे हैं उन्हें तकलीफ हो सकती है, हाँ तो हम बिल्कुल। फॉस्फोरिक एसिड पे आ गए। हम्म, अब उसका हमें दो बेनिफिट मिला, एक कि फॉस्फोरस की कम जो हमें कमी थी वो भी हम आसानी से पूरा कर पा रहे थे, और वो एसिड भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दे नहीं था, तो हमें 1261 का या किसी ऐसे जो फॉस्फोरस रिच खाद है उसका इस्तेमाल नहीं करना पड़ रहा था उतना ज़्यादा। और दूसरा हिडन हमको समझ में आया कि जब हमने एसिड यूज़ करना चालू किया तो जो ऐसी चीज़ें थी जो क्रॉप में जो सॉइल में जो लॉक हो गए थे जो न्यूट्रिएंट्स, खास करके एसएसपी जैसे जो हम खाद बेसल में डालते हैं, तो जब वो एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो उसका फॉस्फोरस जल्दी अवेलेबल हो जाता है किसानों के लिए। तो ओके। जैसे ही फॉस्फोरिक एसिड चलना चालू हुआ तो हमारे ड्रिपर भी साफ रहने चालू हो गए, जो हम्म, थोड़ा बहुत उसमें प्रॉब्लम्स था वो भी धीरे 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 क्लीन होता चला, और क्रॉप में भी हमें बेहतर रिजल्ट्स आने लगे। बट हाँ, एसिड आप उन क्रॉप्स पे या उन सॉइल पे मत दीजिए जहाँ पे ऑलरेडी पीएच कम है, वहाँ पे हमें ओके। एसिड इंजेक्शन की कोई खास ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं। जहाँ पे पीएच अपना 7.5 के ऊपर है वहाँ पे किसान थोड़ा बहुत एसिड इंजेक्शन सोच सकता है। उसमें भी आपको थोड़ा सा एक ट्रायल करना पड़ेगा कि आपके पानी को लेकर के एक बार पहले पीएच नाप लीजिए, फिर 10-10 ml करके, जैसे 1 लीटर हमने पानी लिया तो आप 10-10 ml करके उसमें फॉस्फोरिक एसिड ऐड कीजिए। आपको एक रेशियो मिल जाएगा कि भाई 1 लीटर पानी में क्या मेरे को 20 ml एसिड डालना है, क्या मेरे को 30 ml एसिड डालना है। जैसे ही आपको रेशियो मिला, अब हमारी जो वेंचुरी है वो स्टैंडर्ड है सर, 1000 लीटर इधर से गया तो 100 नीचे से 10 लीटर पास होगा। जी। तो जब आपको मालूम है उसका इंजेक्शन रेट, तो आप वहाँ पे एसिड को उतना ही डालिए जितना आप इरिगेशन कर रहे हैं उसके हिसाब से, तो वेंचुरी तो अपने ही काम करेगी। तो वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस पे चेंज हो जाता है, आपको उसमें फिर कोई चेंज करने का ज़रूरत नहीं है। ये हमने कुछ फार्म्स पे किया था, बहुत बेहतरीन रिजल्ट आते हैं इसके, तो इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एसिड हमेशा खराब ही होता है। फॉस्फोरिक एसिड का डब्बा लेके जाना है, अपने को रख देना है, उसमें एक इंजेक्टर जो अपनी पाइप आती है वो डाल दीजिए, कोई तकलीफ नहीं है उसके बाद। बहुत सारे किसानों का एक समझ है कि एसिड इंजेक्ट करते हैं पीएच डाउन करने के लिए। जी। तो क्या ये फसल के जड़ों को नुकसान करता है? नहीं नहीं सर, अगर हमने एक लिमिट से ज़्यादा एसिड दिया तो करेगा, पर हम्म, हम लिमिट के अंदर रह करके एसिड देंगे तो कोई तकलीफ नहीं आती है मेरे हिसाब से। पहले एक बार वो इसीलिए कैलिब्रेट करना जरूरी रहता है कि एलिमेंट। आप 1 लीटर पानी पे आप 10-10 ml करके एसिड डालिए। कोई जैसे ही आपको अपना पीएच सही आ जाए, आप वो स्ट्रिप भी यूज़ कर सकते हैं, आजकल तो बहुत सस्ता मिलता है। वो एक पेपर आता है, आप डाल करके उसका कलर चेंज होता है, आप कलर के हिसाब से मिला लीजिए। तो उस कलर के हिसाब से यदि हम 6 के आसपास आ गए एक बारी, तो फिर आपको मालूम चल जाएगा 30 ml 40 ml, फिर आप वेंचुरी का इस्तेमाल करके एसिड को आप यूज कर सकते हो, उसमें तो बहुत कुल ज्यादा मिला के इशू नहीं है। बहुत ही लो डोज में उसका सकिंग होना चाहिए, सक्शन होना चाहिए जी। एसिड का, बहुत ही लो डोज में, सो दैट आपके इरिगेशन वाटर का पीएच एक लगभग 6 6.5 के आसपास रहे, तो न्यूट्रिएंट का हाँ, अपडेट बढ़ जाएगा उसमें। बेहतर होता है। हमने तो सर सल्फ्यूरिक एसिड भी यूज किया है स्टैंडिंग क्रॉप में। एक बारी हम ड्रिप चला रहे थे, थोड़ा सा कचरा चला गया पानी के उसमें, पाइप रिपेयर हाँ। करने के बाद में तो कुछ एरिया का ड्रिप चोक हो गया था। तो हमने उस समय अनीश भैया थे नेटाफिम में, हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा सर 5 किलो जितना आप एसिड एकड़ का चला के देखिए, मेरे को नहीं लगता है कि क्रॉप में कोई प्रॉब्लम आएगा। हमने उसको एक बार किया तो लगभग 50% ड्रिप साफ हुआ, हमने कहा एक बार और कर दे भाई। तो 2 बार भी हमने यूज किया, ऐसा हमको क्रॉप में कोई इफेक्ट नहीं आया क्योंकि काफी ज्यादा डाइल्यूट हो जाता है वहां तक पहुंचते पहुंचते। वैसे भी पीएच कम करते हैं तो हार्डली आधा लीटर या उसके नीचे ही डोज लगता होगा। हाँ हाँ सर, कहीं पे 300 ml लगेगा, कहीं पे 400 ml लगेगा, बहुत ज्यादा आपको एसिड का जरूरत नहीं पड़ता। ये तो हमने जो मैंने। ड्रिप साफ करने के लिए किया उसमें सा कोई तकलीफ नहीं आया पौधे को, तो मुझे नहीं लगता है कि हम थोड़ा कम देंगे तो तकलीफ आएगी। करेक्ट, करेक्ट। आपके सारे फार्म में ऐसे मल्टीपल वेंचुरीज लगी हुई है बूस्टर पंप के साथ में, जिससे आप अलग अलग प्रकार के खाद एक साथ पौधे को देते हो और बहुत कम खर्चे में ये काम होता है। आई हैव टॉक्ड अबाउट जो जहाँ पर ऑटोमेशन नहीं लगा है, वहां पर ऑटोमेशन में तो ऑलरेडी 4 5 वेंचुरी रहती है और उसे वो खाद जाता है। जी। तो सभी प्रकार के खाद हर दिन देने से
क्या इम्पैक्ट आता है फसल के उत्पादन और उसकी गुणवत्ता के ऊपर? बिल्कुल सही सर। ये जो हमने 4-5 वेंचुरी का कंसेप्ट है, ये हमने नेटाफिम से ही चुराया है। पहली बार ऑटोमेशन देखा, हमने देखा वो टक 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 करके सभी तो खाद उठा रहा है यार, कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ एक दिन हो रहा है। तो फिर हमने कहा कि जहाँ पे एरिया छोटा है, जहाँ पे ऑटोमेशन का कॉस्ट हमारे लिए जस्टिफाइड नहीं है काफ़ी, तो वहाँ पे हम क्या किए कि एक साथ में 3 वेंचुरी या 4 वेंचुरी लगा देते हैं और नीचे अलग अलग खाद को घोल करके एक एक वेंचुरी को डाल देते हैं और वो सब एक साथ चलता है। अगर हम खाना खाते हैं तो ऐसा तो हम नहीं कर सकते सर कि आज खाली मैं रोटी खाऊंगा या आज खाली मैं चावल खाऊंगा या आज खाली सब्जी खाऊंगा। हम भी एक पूरा आहार लेते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी चटनी। तो वैसे ही पौधे को भी पूरा एक संतुलित आहार चाहिए, उसको अपने सारे न्यूट्रिएंट चाहिए। तो हर एक ड्रॉप पानी का जो वहाँ पे गिरता है, उसमें हम कोशिश करते हैं कि संतुलित मात्रा में सारे के सारे खाद डाल सकें। तो उसमें मल्टीपल वेंचुरी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम सारे खाद को आपस में मिला भी नहीं सकते। कुछ खाद को हम आपस में मिला सकते हैं, कुछ को हम नहीं मिला सकते। तो जो आपस में मिल सकते हैं उन्हें हम मिला लिए, जो नहीं मिल सकते उन्हें अलग कर लिए। फिर इसको वेंचुरी की मदद से आप पूरा का पूरा एक साथ में दे सकते हैं। जैसे कई किसान बोलते हैं कि सल्फेट और नाइट्रेट नहीं घुल सकता है आपस में, मैं बिल्कुल सहमत हूँ, नहीं करना चाहिए, नहीं घुलता है। पर मैं आपको एक ग्लास के अंदर सल्फेट और नाइट्रेट मिला के भी दिखा सकता हूँ, यदि आपने उसका कॉन्सेंट्रेशन सही रखा है तो। आपस में झगड़ा तभी होता है जब कोई बात किसी को गलत लगे, हम वो बात गलत करनी ही नहीं देना है। आप कंसंट्रेशन लो रखिए, वही आप आपकी वेंचुरी जो है वो वही काम कर रही है कि वेंचुरी को जब 1000 लीटर का ऊपर का सक्शन जाता है, तब वो नीचे से 1 लीटर उठाता है। तो वो डोजिंग के हिसाब से वो चल रहा है। तो जब आप इतना ज़्यादा डाइल्यूट कर दे रहे हैं किसी चीज़ को, तो जब वो आपस में मिलेगी भी तो कोई तकलीफ नहीं आएगा। आप एक करेक्ट। ग्लास में इसे करके देख सकते हैं, जो भी किसान भाई हैं, एक कांच के ग्लास में बहुत कम कम मात्रा में आप खाद को आपस में घोल करके देखिए, आपको तकलीफ नहीं आएगी। तो वेंचुरी वही काम कर रही है। पर यदि उसकी उलट हमने किया, बहुत सारा खाद एक जगह डाल दिया एक जगह में डाल, हाँ। और उसे घोलने गए तो हो गया काम फिर। तो हम करेक्ट। उल्टा करते हैं कई बार। आज कैल्शियम देना है, पूरे हफ्ते का उठा करके कैल्शियम एक दिन में दे दिया। तो वो वैसे करके पौधे को तकलीफ होती है। उसकी बजाय पे आप उसको स्प्लिट करके डोजेस को दीजिए, रेगुलर बेसिस में सारे के सारे खाद दीजिए, पौधा ज़्यादा खुश रहेगा। या रोज अच्छा खाना मिलता है, किसी दिन अच्छा किसी दिन बुरा, ऐसा नहीं मिलता है। दूसरा एक अभिषेक भाई देखा गया किसानों के बीच में, जैसे 2 घंटे का इरिगेशन टाइमिंग है, तो जी 2 घंटे के इरिगेशन में कुछ किसान शुरुआत में खाद देते हैं, कुछ किसान बीच में देते हैं और कुछ किसान इरिगेशन के अंत में देते हैं। जी। तो सबसे सही तरीका क्या है? इसमें तो सर बहुत ही शार्प, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सर, जो कि मैक्सिमम लोग गलतियां करते हैं। हम जो इरिगेशन की प्रैक्टिस करते हैं, उसमें शुरू के 5 मिनट और आखिरी के 5 मिनट, ये दो टाइम को छोड़ करके हम पूरे समय तक खाद चलाते हैं। बहुत कम मात्रा में भी अगर खाद होगा तो भी उसे ज़्यादा पानी में घोल के पूरे समय तक चलाएंगे। इससे बेनिफिट ये होता है सर कि देखिए, पौधे की जड़ें पूरे आपके बेड में फैली हुई है। अब अगर मात्रा में एक ही जगह सारा का सारा खाद दे दिया, तो वो फायदा जितना नहीं करेगा, उससे ज़्यादा नुकसान भी कई बार कर जाता है। वो जहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड खाद एक साथ गिरा, वो वहाँ की जड़ों को जला देगा। तो आप चाहे शुरू में देने की कोशिश कीजिए, चाहे लास्ट में एक साथ देने की कोशिश कीजिए, दोनों ही टाइम पे पौधे को नुकसान होगा। और अगर आपने शुरू में सारा खाद दे दिया, पीछे से हमने सादा पानी दिया, वो खाद को धो करके कहीं और ले जाएगा, मालूम नहीं, वो शायद रूट ज़ोन के नीचे भी चला जाए। Yes. अब वो आखिरी में हमने पूरा का पूरा खाद दिया, तो ये तो ऐसी बात हो गई सर, वो पहले आधा गिलास पानी पी लिया, बाद में नींबू और नमक निचोड़ के पी रहे हैं। Yeah. तो वो भी स्वाद में मज़ा नहीं देगा। तो उसी लिए अगर आप पूरे समय तक खाद को सीमित मात्रा में चलाते रहेंगे, तो पूरे बेड में अच्छे से खाद फैलेगा और अपनी जो रूट फैली हुई है, वो धीमे-धीमे करके सारी की सारी उस खाद को लेकर के पौधे को दे पाएगी। नहीं तो क्या होगा कि एक छोटी सी जगह पे खाद होगा, वो छोटी सी जगह की रूट ही वहाँ पे बेचारी पूरा काम कर रही है। बाकी के Correct. जो रूट्स है वो हमारे इफेक्टिव काम नहीं कर पा रहे हैं। जी।
बहुत सारे किसान क्या है 2 इंची का वेंचुरी लगाते हैं और वो 10 मिनट 15 मिनट में हमारी वेंचुरी 500 लीटर खींचती है, 1000 लीटर खींचती है। ऐसे करके वो खाद छोड़ के फिर घर में वापस आ जाते हैं। ऐसा लगता है कि भाई जो फर्टिगेशन है वो इनके लिए कर रहे हैं, हालांकि वो फर्टिगेशन चाहिए पौधे के लिए। पौधे के लिए, हाँ, वो समय बचा करके काम करना थोड़ा गलत हो जाता है वहां पे। Yes. देखिए, वो बड़ी वेंचुरी भी जिनके पास है, अगर आप चेंज नहीं करना चाहते तो उसमें भी वॉल एक होता है रेगुलेट करने के लिए। तो हाँ। उसको धीरे 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 करके यदि देंगे तो भी वो एक चल सकता है। पर बेस्ट तो हमारे पास यही है कि आप एक बूस्टर पंप लगा करके 2-3 वेंचुरी का सेटअप कर लीजिए और एक साथ में उसे चालू कीजिए, तो वो चलता रहेगा धीरे धीरे और धीरे धीरे खाद देता रहेगा। देखिए, थाली उठा करके खाना हमारी प्रवृत्ति नहीं है, ना ही पौधों की है। एक एक निवाला खाना चाहता है पौधा भी और हम भी। तो वैसे करके यदि पौधे को खाद देंगे तो पौधा भी खुश रहेगा, उत्पादन भी ज्यादा देगा। फिर चाहे आप महंगे से महंगा खाद ले लीजिए, ऐसा नहीं है कि भाई ये खाद है वो 5,000 रुपए किलो है, उठा करके हमने बहुत सारा डाल दिया तो पौधा बहुत अच्छी ग्रोथ करेगा और बहुत ज्यादा उत्पादन देगा, वो पॉसिबल ही नहीं है सर। धीरे धीरे अमूमन धीरे आप अभिषेक दीजिए भाई तो ऐसा होता होगा। है ना कि भाई मिर्ची के रेट बहुत बढ़े हुए हैं और हाँ, उत्पादन बढ़ाना है, तो 4 केजी के बजाय 10 केजी दे दो। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होता है खेत में? हाँ, ये एक बहुत कॉमन गलतियां हम कर जाते हैं कि रेट बढ़ गया तो उत्पादन बढ़ाने के लिए हम खाद बढ़ा देते हैं। देखिए, हर पौधे का एक पोटेंशियल है, एक जेनेटिक पोटेंशियल होता है कि वो इतना ही उत्पादन दे सकता है। पहले जो वेराइटीज थी उनका कुछ कम था जेनेटिक पोटेंशियल, वो बहुत ज़्यादा उत्पादन नहीं दे पाती थी। अभी की वेराइटीज में उत्पादन थोड़ा ज़्यादा आता है। तो अगर आपके पास अच्छी वेराइटी है तो उत्पादन भी वो ज़्यादा देने की क्षमता रखती है। हाँ, वो खाना भी ज़्यादा खाएगी यदि काम ज़्यादा कर रहा है पौधा तो। या पर यदि आपने शुरुआती दौर पे उसका रूट को अच्छे से नहीं बनाया है, तो आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, आप पौधे को ज़्यादा पुश नहीं कर सकते, क्योंकि वो खाना ही उतना नहीं खा सकता जितना ऊपर ज़रूरत है। तो नेचुरल सी बात है कि यील्ड कम होगी तो फिर क्या ऐसा फ्लक्चुएशन आता है। एक बार यील्ड बढ़ेगी, पौधे के पास में न्यूट्रिएंट आया, यील्ड बढ़ा, फिर वो यील्ड कम हो जाएगा, फिर वो यील्ड बढ़ जाएगा, फिर वो कम हो जाएगा। तो जब हमने रूट जोन को ही डिज़ाइन नहीं किया है, ड्रिप इरिगेशन रूट जोन डिज़ाइन करने के लिए बहुत अच्छा टूल है। यदि हमने रूट जोन को डिज़ाइन नहीं किया है तो एक ये प्रॉब्लम आता है। दूसरा, रेट बढ़ गया, खाद बढ़ा देते हैं। अब एक लिमिट से ज़्यादा यदि हमने खाद दिया तो वही बात आएगी कि इसी बढ़ जाएगा। यस। अब इसी बढ़ गया तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा कि कभी जड़ जल जाती है। पहले पौधे नहीं मर रहे थे, फिर अचानक से ऐसा दिखता है यार इस फील्ड में पौधे मरने चालू हो गए, तो हमने ज़्यादा खाद दिया तो जड़ों में तकलीफें आई। फिर वहां से गलन एंटर करता है और धीरे धीरे क्रॉप को डिस्टर्ब करता है। तो रेट के हिसाब से ना चल करके अपने प्रोडक्शन के हिसाब से हमें चलना पड़ेगा कि नहीं, हमारा प्रोडक्शन अभी थोड़ा सा स्लो है, मेरा पौधा छोटा है अगर, तो ऐसा नहीं है कि ज़्यादा खाद देने से ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। साइंस कितनी भी तरक्की आज कर ले, पर जैसे एक हेल्दी बेबी को पैदा होने में एक 9 महीने का समय लगता है, बिल्कुल उसी तरीके से एक क्रॉप को भी मेच्योर होने में, अपना साइकिल पूरा करने में वो एक समय लगता है। वो भी एक एक हिसाब से एक आपको बच्चा ही दे रहा है। तो उस तरीके से ही हमें उसे समझ करके चलना पड़ेगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ज़्यादा खाद दिया, ज़्यादा हार्मोन दिया तो काम जल्दी हो जाएगा। वो जी। थोड़ा सा गलत तरफ जाता है। हाँ, हम एक अमूमन लिमिट तक पुश कर सकते हैं, 2-5% पुश कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम एक डबल करो। एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिमिट से ऊपर जा सकते हैं। यस। कहीं कहीं होता है ना, एक एक पूरी बैग ही बढ़ा देते हैं उसमें। दूसरा अभिषेक भाई, ये मिर्च की फसल में फ्लावर बहुत दिखते हैं कभी कभी, लेकिन फिर फ्लावर ड्रॉप हो जाता है। ऐसे समय पे खाद के प्रबंधन से आप कुछ कंट्रोल कर सकते हैं क्या? फ्लावर फ्लावर का फ्रूट सेट में बदल सकते हैं क्या? हाँ, हाँ सर, ये बहुत इजीली हम कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, पर ये है ना, फ्लावर आने के पहले हमें थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। हम्म। अभी जैसे मान लीजिए हमारा प्लांट अच्छे से फ्रूट लोड पे है तो थोड़ा सा फ्लावरिंग वगैरह कम हो जाएगा। आपने जैसे ही फ्रूट लोड को हार्वेस्ट किया, आप हम्म। तुरंत वहां पे एक बार थोड़ा सा फास्फोरस को बढ़ा करके आप एक फर्टिगेशन दे सकते हैं। मान लीजिए आप अगर डेली बेसिस पे 1-1.5 किलो या 0.5 kg तक का आप 1261 चला रहे थे, तो एक दो बार आपको बीच में डबल डोज में करके उसको मैनेज कर सकते हैं कि हाँ, हमने एक बार फास्फोरस को बूस्ट कर दिया। उसके बाद फिर आप एक नॉर्मल इरिगेशन पे आ जाइए, तो फिर जब 2-4 दिन बाद जो फ्लावरिंग आएगी तब तक ये फास्फोरस उसका पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो चुका होगा
और उस फ्लावर को हेल्प करेगा। फ्लावरिंग आने के बाद जब हम कोशिश करेंगे तो हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, पौधे ने डिसाइड कर चुका है इसको अबॉर्ट करना है, पौधे ने डिसाइड कर चुका है इसको रखना है, तो वो अब बाद में दे करके आप उस चीज को पूरा नहीं कर पाएंगे, तो वो हमें पहले करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छी टिप्स थी ये वैसे। तो अभी अगले सेशन की ओर चलते हैं, बीमारी के ऊपर। डिजीज और पेस्ट काफी सारे मात्रा में आते हैं। तो मेन उसमें देखा गया तो एक थ्रिप्स है। जी और थ्रिप्स का प्रकोप पिछले 4-5 वर्षों में इतना ज्यादा हुआ कि कहीं कहीं पूरी की पूरी मिर्च इराडिकेट हो गई, मिर्च लगाना ही असंभव हो गया। तो जी सर। इसका कैसा प्रबंधन करते हैं थ्रिप्स का? ब्लैक थ्रिप्स आजकल बहुत हाँ ज्यादा सर, चल रही है। मैं सर अपनी बात बात पे एक दो चीजें रह गई, मैंने कुछ स्लाइड्स बनाई थी, वो किसानों को हम शेयर प्लीज कर देते हैं, वो अपना प्लीज प्लीज। स्क्रीनशॉट ले लेंगे। या तो जो हम थ्रिप्स के पहले सर हम एक खाद वाली बात पे आ जाते हैं कि जो हम खाद जो हम देते हैं शुरुआती अवस्था में और बाद वाली अवस्था में, वो भी मैं एक बार किसानों को मैं शेयर कर देता हूँ। प्लीज। तो जो हम शुरुआती अवस्था पे जो हम खाद देते हैं उसको हम 1:1:1 का रेशियो, यानी जो आप 1919 भी आपको इजीली अवेलेबल होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे 1919 लिया है। तो हम इस खाद से चालू करते हैं कि जो कि वेजिटेटिव स्टेट में, यानी जब तक कि आपने ट्रांसप्लांट किया और जब तक कि फ्लावर नहीं आया है उस तक की अवस्था तक में, हमने ट्रांसप्लांट करने के बाद 2-3 दिन बाद इसे 2 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से हम स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको 1 kg का फॉर्मूला दिया है, आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 2 से करेंगे तो 2 kg हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 3 kg हो जाएगा। फ्लावरिंग आने तक में कभी भी हम इसमें 4 किलो से ऊपर जाने का हमें ज़रूरत नहीं पड़ा है। यदि ओके। ऐसा लगता है कि न्यूट्रिएंट का अपटेक कम है तो आप अपना ग्रेड बदल लीजिए। जैसे ये बेसिक ग्रेड है कि जिसमें हमने यूरिया पोटाश वगैरह रखा हुआ है, तो इसका क्या है, ईसी भी ज़्यादा आएगा और थोड़ा सा अपटेक भी कम होगा, पर ये आपको सबसे सस्ता पड़ेगा खाद। अब अगर अपटेक कम लग रहा है तो आप एसओपी अमोनियम सल्फेट पे आ जाइए, इसका अपटेक थोड़ा ज़्यादा होगा, इसका ईसी थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। और उसके बावजूद भी अगर ग्रोथ कम लगती है तो हम नाइट्रेट ग्रेड पे आ जाते हैं। तो ये हम खुद से चेंज करते हैं कि पौधे की ग्रोथ को देखते हुए। अब आपको सबसे महंगा ग्रेड इसमें नाइट्रेट का आ जाता है। तो चेंज आपको पौधे की ग्रोथ के हिसाब से करना है। ऐसा नहीं है कि मैं 2 की जगह 4 किलो, 5 किलो, 6 किलो दे दूंगा तो ग्रोथ ज़्यादा आ जाएगा, उसमें ओके। तकलीफ ज़्यादा होगी। आप थोड़ा बेहतर ग्रेड में आ जाइए, वो बेहतर रहता है किसानों के लिए। और जो हम दूसरा सेगमेंट में आते हैं कि फ्रूटिंग लग गई, पौधों में फल दिखने चालू हो गए, उसके बाद हम 2:1:3 के रेशियो पे आ जाते हैं, जिसको कि 16:8:24 के नाम से हम जानते हैं यहाँ पे। या ये भी आपको बहुत इजीली अवेलेबल होता है और वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आप चाहे रेडीमेड ग्रेड लीजिए, चाहे आप अपने से बना लीजिए। अब ये जो सारे खाद है इसको आपस में हमें मिलाना नहीं है, आपस में मिलाएंगे तो तकलीफ होगी। तो ये जिस दिन आपको ड्रिप चलाना है उस दिन ही उसमें से जितनी जितनी मात्रा हमने लिखी है वो आप अलग अलग निकाल करके यूज कर सकते हैं। अब इसमें भी मैंने आपको 1 kg का फॉर्मूला दिया है। यूजुअली हम ये 4 kg प्रति एकड़ से चालू करते हैं और 7 से 8 kg तक आप आराम से जा सकते हैं। मिर्ची की फसलों में पर डे नाइट्रोजन जो है वो 1 से 1.5 किलो काफी होता है, चाहे वो कैप्सिकम हो चाहे वो मिर्ची हो। जब आप 1.5 kg तक नाइट्रोजन जाने की बात कर रहे हैं तो 16:8:24 जब आप 8 kg तक जाएंगे तो वो 1.5 kg का नाइट्रोजन पूरा भरपूर कर देता है। अब इसमें भी यही बातें आती है, जब आपका हार्वेस्ट काफी पीक पे है, जब फ्रूट लोड बहुत अच्छा है, तब आप बेहतर ग्रेड में आ जाइए। आप वहाँ पे यूरिया जैसे खाद को थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। आप सल्फेट ग्रेड के खाद जैसे अमोनियम सल्फेट हो गया या नाइट्रेट ग्रेड के खाद में आप आ जाते हैं, तो वो ईल्ड को हेल्प करता है पौधे की कि सस्टेन रह सके। नाइट यूरिया वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा वहाँ पे। तो थोड़ा सा बेहतर ग्रेड पे आ जाइए और रेट अगर अच्छे हैं और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मेरा ईल्ड भी अच्छा आ रहा है, तो वहाँ पे कोई इशू नहीं है। अब रेट अच्छे नहीं है पर ईल्ड अच्छी आ रही है तो आप चाहे तो सस्ता खाद दे सकते हैं, क्योंकि हमें अपनी जेब भी देखनी है। तो ये दो खाद का हम यूज करते हैं और ये फिर आखिरी तक चलता है, बीच में फिर चेंज करने की जरूरत नहीं। और जैसा हम पहले बात कर रहे थे कि जब फ्रूट लोड काफी तगड़ा है और आप हार्वेस्ट करने वाले हैं, उस समय एक बार आप
बूस्टर दे सकते हैं फॉस्फोरस का, तो उसमें 24-24-0 जो आता है ये बेसल ग्रेड भी आता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं और ये काफी अच्छा बूस्टर होता है पौधे के लिए। तो वो हार्वेस्टिंग के तुरंत बाद आपको दे देना है, फ्लावरिंग आने के पहले। फ्लावरिंग आने के बाद में हम उतना उसमें चेंज नहीं कर सकते। अब ये एक मैंने अपने से चार्ट बनाया था कि क्या क्या खाद आपस में मिल सकते हैं और क्या क्या नहीं मिल सकते। तो इसमें मैक्सिमम ये आता है कि सल्फेट नाइट्रेट नहीं मिल सकता, फॉस्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं मिल सकता, थंब रूल के हिसाब से हम देखें तो। दूसरा था कि अभी जो हम थ्रिप्स के ऊपर बात कर रहे थे, तो थ्रिप्स का मैनेजमेंट आप एक तरीके से देखें तो सिर्फ हम अभिषेक केमिकल भाई से एक नहीं एक कर। एक प्रश्न है उसमें जी बीच में, खाद के जी सिलसिले में। जी। बेसल डोज रिकमेंड करते हैं या नहीं, अभी चलन क्या है आपके क्षेत्र में? बेसल डोज अगर हम लेते भी हैं सर, तो हम बहुत ज़्यादा हाई डोसेस पे नहीं जाते हैं, हम लिमिटेड डोसेस पे जाते हैं। इसमें खास करके जो यारा मिला आता है, हम उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं, साथ में पॉलीसल्फेट या ऐसा कुछ। जो डीएपी है, जो एसएसपी है, ये बहुत ज़्यादा मेरा प्रेफरेंस इस पे नहीं रहता है, क्योंकि हम बेसल डोज उसी समय पे ज़्यादा यूज़ करते हैं जब हम बारिश या ऐसी दौर पे हैं कि जहाँ पे हम इरिगेशन या फर्टिगेशन नहीं कर सकते। जहाँ पे ओके। आप इरिगेशन या फर्टिगेशन कर सकते हो ड्रिप के मदद से, वहाँ पे आपको काफ़ी हेल्प मिलती है, हम ड्रिप से मैनेज कर लेते हैं मैक्सिमम चीज़ें। हाँ, जब पौधा एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है, उसके लिए क्लाइमेट बहुत अच्छा है, तब उसको बूस्ट करने के लिए यूजुअली सर मेरे पास दो ही खाद आते हैं बेसल में, एक यारा मिला आता है और एक पॉलीसल्फेट आता है। उसको छोड़ करके बाकी को हम बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं कर रहे हैं। और तीसरा ये 24-24-0 जो होता है, तो डीएपी, एसएसपी, ये सबको सर हमने अब धीरे धीरे अपने इसमें से हटा लिया है कि इसे बेसल में बहुत ज़्यादा देने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू। यस। अब थ्रिप्स पे जो थ्रिप्स हम थ्रिप्स आते को। हैं, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये अभी सबसे ज़्यादा तकलीफदायक काम है, और उसमें भी खास करके ब्लैक थ्रिप्स जो जब से आया है तब से बाकी के थ्रिप्स को भी उसने गायब कर दिया है। तो जो ब्लैक थ्रिप्स है, वो हम ऐसा नहीं है कि सिर्फ केमिकली कंट्रोल कर लेंगे, आप जितना चाहे उतना केमिकल का छिड़काव कर लीजिए, अगर आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इसलिए अलग 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 केमिकल को अलग अलग समय पे यूज करना बहुत जरूरी है। यदि आप एक ही टाइप का केमिकल, मान लीजिए आप आज आपने स्पिंटार या गार्शिया या कोई ऐसा केमिकल यूज किया कि जिसमें आपको अच्छा रिजल्ट मिला, और आपने रिपीटेटिवली उसी केमिकल को और 3-4 बार फिर से यूज कर लिया, तो फिर आपको ऐसा लगेगा कि उस केमिकल का असर कम हो रहा है, कंपनी खराब केमिकल दे रही है, या डीलर जो है वो हमें चीट कर रहा है, बट रियल में ऐसा होता नहीं है। उसके अगेंस्ट में थ्रिप्स का रेजिस्टेंस बनते जाता है। तो हमें बीच बीच में ऐसे केमिकल यूज करने होंगे कि जो थ्रिप्स को आराम से कंट्रोल कर सके। एक किसान भाई थे, वो मुझे फोन किए कि सर इतना थ्रिप्स लगा हुआ है, मेरे यहाँ कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक एक फ्लावर पे 8-10 थ्रिप्स आ रही है। तो मैंने उनसे पूछा सर आपने क्या क्या अभी तक स्प्रे किया है, तो उन्होंने बहुत महंगे महंगे बहुत सारे केमिकल मुझे बताए। तो मैंने साहब को बोला सर आप एक बार रोगर और क्लोरोपेरिफॉस को मिला करके एक बार स्प्रे करके देखिए। तो वो मेरे को बोले कि यार ये ऐसा कैसा हो सकता है, डायमिथोएट और क्लोरोपेरिफॉस से क्या असर आएगा, इतना सस्ता केमिकल है, मैं तो इतने महंगे महंगे केमिकल यूज कर चुका हूँ, उसमें असर नहीं है, तो इसमें कैसे असर होगा। उनसे रिक्वेस्ट किया सर एक बार आप यूज करके देखिए। उन्होंने जैसे ही यूज किया तो उन्होंने बोला यार बहुत गजब रिजल्ट आया, इतना तो मैंने किसी में भी कंट्रोल नहीं देखा अभी तक। तो फिर मैंने उनको समझाया कि सर अगर आप एक ही टाइप का बार बार केमिकल यूज करेंगे तो आपको दिक्कतें बढ़ेंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे आपको काफी सारे केमिकल का एक लिस्ट दिया है, आप इसको चेंज कर करके यदि यूज करेंगे तो थ्रिप्स पे कुछ हद तक कंट्रोल मिलेगा। मैं ये नहीं कह सकता कि आपको 100% थ्रिप्स कंट्रोल हो जाएगी। देखिए ब्लैक थ्रिप्स को आप 100% कंट्रोल नहीं कर सकते, आप उसे वही लिमिट तक कंट्रोल करके रख सकते हैं कि जहाँ पे आपको तकलीफें कम आए। हम ये कभी भी नहीं कर सकते कि हमारी एरिया से ब्लैक थ्रिप्स पूरी तरीके से गायब हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। तो दो चार थ्रिप्स आपको दिखेगी ही दिखेगी, और वो आप मान करके चलिए कि हमें उसको सहन करना ही पड़ेगा। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है कि वो इतनी ज्यादा मत बढ़ जाए कि हमारे क्रॉप को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाए, कुछ हद तक नुकसान भी पहुंचाएगा।
तो एक तो ये तरीका है। दूसरा है कि आपको उसका टाइमिंग खोजना पड़ेगा कि वो फ्लावर से बाहर कब आती है। कभी सुबह के कुछ टाइम पे आएगी, कभी शाम के कुछ टाइम पे आएगी। तो जब वो फ्लावर से बाहर आती है तभी वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है। तब आप कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं। जब वो फ्लावर के अंदर है तो आप कितनी भी अच्छी केमिकल का यूज़ करेंगे कॉन्टैक्ट में, वो काम नहीं करेगा। तो कुछ कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड हम सब किसान भाई जानते हैं, वो बहुत ज़्यादा, जब थ्रिप्स अंदर है तो आप यूज़ करेंगे तो कोई आपको चेंजेस नहीं आएगा। और चाहे आप इसमें वो भी यूज़ कर लीजिए, हमारे सिस्टमिक भी। थ्रिप्स का क्या है ना, खाने का तरीका अलग है। वो सकिंग भले बोलते हैं बट वो रास्पिंग इंसेक्ट है, यानी पहले अपने दांत से खुरे देता है ऊपर की एक लेयर को, फिर हाँ अपनी हाँ। जीभ से कुत्ते के जैसे पानी पीता है ना वैसे वो खाता है। तो आप ये मान करके चलिए कि यदि आपने कोई ऐसा सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड यूज किया जो पौधे के बहुत ज्यादा अंदर चला जाता है, तो थ्रिप्स वहां पे खा ही नहीं रहा है, तो आप वहां तक जहर पहुंचा नहीं पाएंगे। तो केमिकल भी मैंने यहाँ पे ऐसे चूज किए हैं कि जो बहुत ज्यादा डीप जा करके काम नहीं करते हैं और ऊपर ऊपर रह करके काम करते हैं। तो इसमें थ्रिप्स के लिए आपको कवरेज बहुत अच्छा लेना पड़ेगा कि आपकी पूरी कैनोपी आप अच्छे से कवर कर सके, प्रेशर से दवाई अंदर तक जा सके पूरी की पूरी। और साथ साथ में टाइमिंग का बहुत बड़ा गेम है कि आप कब किस टाइम पे उसे यूज कर रहे हैं। अगर ज्यादा गर्मी है, बहुत तेज धूप में आप केमिकल का यूज करेंगे तो बहुत जल्दी केमिकल एवोपरेट हो जाएगा और काम नहीं करेगा। थ्रिप्स भी पूरी अंदर घुसी हुई है, तो वो भी उतने ज्यादा केमिकल वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो खोज करके सही टाइमिंग पे आपको इसका यूज करना होगा। बीच बीच में आप उसका रेजिस्टेंस तोड़ने के लिए जो नीम ऑयल आता है, या जी। दूसरे जो आपको पसंद हैं कि जो ऑर्गेनिकली हम दे सकते हैं, तो वो भी केमिकल्स, सॉरी, वो भी आप ऑर्गेनिक चीज़ों का यूज़ करके उसके रेजिस्टेंस मैनेजमेंट को आप कर सकते हैं। ब्लैक थ्रिप्स का रेजिस्टेंस बहुत जल्दी आ जाता है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। और ये बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से अपनी जनरेशन को बढ़ाते हैं। तो आपको ऐसा लगता है कि स्प्रे काम नहीं कर रहा है, पर ऐसा नहीं है। आप जितनी स्पीड से मार रहे हैं वो उससे ज़्यादा स्पीड से पैदा हो रहे हैं। तो वो उस चीज़ का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा कि सही टाइम पे स्प्रे करें। मेन आपको इसमें टाइमिंग खोजनी होगी, क्योंकि सिर्फ केमिकल से हम इसको मैनेज नहीं कर पाएंगे। सही टाइमिंग सही एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस के साथ में करेंगे तो होगा। इसके लिए हम थोड़ा सा दूर भी करते हैं पौधे को। यदि आपके पौधे इतने ज़्यादा क्लोज हैं कि दोनों बेड के पौधे आपस में एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो थ्रिप्स आराम से एक पौधे से दूसरे पौधे चले जाती है। तो इस बात का ध्यान रखें कि ये ना हो। और आपके आसपास में यदि काफी ज्यादा गाजर घास है, तो आप ध्यान देना कि वो गाजर घास में भी थ्रिप्स जिंदा रहता है। तो हमने अगर गाजर घास को वहां से नहीं हटाया तो हम यहाँ पे स्प्रे जरूर करते हैं, फिर वो बगल वाले गाजर घास पे चला जाता है। और यदि किसान भाई ऐसा सोचते हैं कि मेरे पास ब्लैक थ्रिप्स का एक अच्छा नुस्खा है, मैं दूसरे किसान भाई को क्यों बताऊं, तो वहीं पे हम सबसे बड़ी मार खाते हैं कि हमने तो स्प्रे किया, ये सारा का सारा उठ करके दूसरे किसान भाई के यहाँ चला गया, वहां पे उसने आराम से खुराक की अपनी। जैसे ही हाँ आपका स्प्रे का कम हुआ इफेक्ट, वो वापस से वहां से उठ करके आपके पास आ जाती है। तो जब तक कि एक पूरा का पूरा ग्रुप मिल करके इसे नहीं करेगा, हाँ। तब तक ब्लैक थ्रिप्स आपके यहाँ पे कम नहीं होगी। जैसे रायपुर में हमने डिसाइड करके रखा है कि अप्रैल और मई के समय में हमें फसल नहीं लगानी है, तो वो पूरा एरिया लगभग 20,000 25,000 एकड़ खाली रहता है। तो सारे के सारे थ्रिप्स हैं, वाइट फ्लाई हैं, सबका पॉपुलेशन कम हो जाता है। फिर आप आराम से उसको मैनेज कर सकते हैं। यदि आप 12 महीना खेती कर रहे हैं और मिर्ची की ही बार बार खेती कर रहे हैं, तो इसको मैनेज करना असंभव हो जाता है फिर। एक्सलेंट। तो ये सगिंग के लिए इनिशियल फेज में ड्रिप इरिगेशन के द्वारा कोई केमिकल आता है क्या जो अपन छोड़ सकते हैं? पहले सर काफ़ी कुछ केमिकल्स आते थे कि जो हम यूज़ करते थे सर, जैसे कॉन्फिडोर हो गया, डेंटार्सू हो गया, ये सब। बट अभी जैसे जैसे रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं, कई बार हमारे यहाँ से भी आ करके एक्सपोर्टर्स मिर्ची ये सब ले करके जाते हैं। तो हमने इसे थोड़ा सा सर कम कर लिया है पहले से। बाकी ये जो किसान भाई यूज़ करते थे पहले, वो कॉन्फिडोर एक अच्छा केमिकल था जिसको हम्म। यूज़ करके हम वाइट फ्लाई को थोड़ा सा कंट्रोल कर पाते थे, खास करके शिमला मिर्च की क्रॉप में। बट अभी के समय पे मैं कहूँगा सर कि बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल ना करें। बहुत ज़्यादा जब आपकी
क्रॉप बिगड़ गई है, बहुत लिमिट से ज़्यादा हम परेशानी में हैं, तब मे बी एक बार ट्राई कर सकते हैं, बट अगर हो सके तो इसको थोड़ा सा इस्तेमाल करने से बचें। मल्चिंग से कुछ कंट्रोल हो सकता है, अलग प्रकार हाँ के सर, कोई कलर? मल्चिंग इज एक्सीलेंट टूल सर, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस। अगर आप मल्चिंग नहीं कर रहे हैं तो थ्रिप्स को आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। मल्चिंग होने से क्या, उसका जो प्यूपेशन है वो मिट्टी तक नहीं जा पाता, उसका प्यूपेशन जो है वो मिट्टी में होता है। तो अगर आपने मल्च लगा के रखा है तो प्यूपेशन मिट्टी में नहीं जाता है और वो उसकी जनरेशन को पूरा होने नहीं देता है, तो आपको राहत मिलती है। कुछ किसान भाई तो यहाँ तक आए हैं कि वो जो बीच में चलने वाली जगह होती है जहाँ पे हम चल के जाते हैं, वहां पे भी मल्च कर देते हैं थ्रिप्स से बचने के लिए। और उनके यहाँ फिर शिमला का उत्पादन थोड़ा बेहतर भी आता है, क्वालिटी भी थोड़ी बेहतर आती है। तो ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं यदि कोई किसान भाई चाहे तो, बट उसमें ध्यान रखे कि अब चूंकि वाष्पीकरण दर बहुत कम हो जाएगा तो पानी थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा। ये कौन से प्रकार की मल्चिंग उपयुक्त रहती है मिर्च में? मिर्च में सर हम सिल्वर मल्च का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसमें रिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो क्या होता है कि जब जो कीट है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को देखता है, और अगर बहुत ज़्यादा तेज इंफ्रारेड रेडिएशन आता है तो उसकी आंखें देख नहीं पाती है दूसरी तरफ। तो जो सिल्वर मल्च है वो इंफ्रारेड रेडिएशन को बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट करता है, तो वो एक हिसाब से हम अंधा कर देते हैं, उसे वो पौधा नहीं दिखता है, तो वो पौधे तक पहुंच नहीं पाता है कीट। तो सिल्वर मल्च सबसे बेहतर होता है। हमने ये देखा भी है कि जिस बेड पे हमारा मल्चिंग रह जाता है, अगर किसी कारण से कुछ टुकड़ा रह गया, वो पौधे में सबसे पहले वायरस आता है। तो ये जो है मल्च जो है वो पौधे को अंधा करने कीट को अंधा करने का काम करती है, ताकि वो पौधे को ना खोज सके। अभी इस क्षेत्र में वायरस बहुत जल्दी आ जाता है मिर्च के फसल में। जी इसके रोकथाम के लिए कुछ उपाय सुझाएं। हाँ हाँ सर, सबसे ज़्यादा वायरस हम वाइट फ्लाई का वायरस देखते हैं मिर्च में। हाँ। एक तो बहुत अच्छा तरीका है कि आप ऐसी वैरायटी चूज करें जो काफ़ी ज़्यादा सहनशील हो वायरस को लेकर के। तो उस पे हम योगी आता है नामधारी का, वो यूज़ कर रहे हैं। वीएनआर की 2-3 वैरायटीज आती है, उसको हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, बट वो मुझे नहीं मालूम कि एक किसान के क्षेत्र में, क्योंकि सब जगह अलग अलग टाइप की मिर्ची होती है, तो हर जगह पे वो मिर्ची चलेगी कि नहीं मुझे नहीं मालूम। तो अगर आप करना चाहे तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, योगी का इस्तेमाल कर सकते हैं, वीएनआर का 8 नंबर आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें काफ़ी कम वायरस आता है। अभी नोनियो का भी 1-2 वैरायटीज आ रही है, उसमें भी वायरस काफ़ी कम आता है, बट वो नेक्स्ट ईयर से लगभग सभी किसानों को उपलब्ध हो जाएगी। G4 सेगमेंट की है। तो वैसे आप अलग 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 एक तो वैरायटी का इस्तेमाल करें। दूसरा कि हम केमिकल से कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैंने ये वाइट फ्लाई के लिए कुछ केमिकल यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख के रखे हैं। आप इसमें साइड में देखेंगे ना, तो एक ग्रुप हमने लिखा हुआ है, ये क्या है, यस। केमिकल के ग्रुप होते हैं। आप यदि आपने एक बारी इस ग्रुप का, जैसे प्राइड हो गया, आपने इस्तेमाल किया, फिर आपने उसके पास वाला ग्रुप फिर से इस्तेमाल किया ना, तो रेजिस्टेंस जल्दी आएगा। तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हम ग्रुप को बदलते चले। जैसे एक बार हमने 4A का ग्रुप इस्तेमाल किया तो फिर हम 29 पे आ जाएंगे, फिर हम वापस 3A पे आ गए, फिर आप वापस 14 पे आ गए। ऐसा करके ग्रुप के जो दूर 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 होते हैं ना, उसे इस्तेमाल करेंगे तो व्हाइट फ्लाई के अंदर में रेजिस्टेंस नहीं आता है, तो उससे जल्दी मरता है आपका जो कीट है। और तीसरा जो एक अच्छा सबसे तरीके वाला हमने जो देखा है कि बहुत इफेक्टिव है, वो है कि हम क्रॉप लगाने से पहले उसकी बाउंड्री पे भुट्टे का एक वॉल नुमा हम पौधा का पूरा लेयर तैयार कर देते हैं, कि जिससे एक भुट्टे का पूरा दीवाल जैसा हो जाएगा। तो क्रॉप लगने से 12-15 दिन पहले हम भुट्टे का नर्सरी करके लगा देते हैं, और वो हमेशा क्रॉप से 1.5-2 फीट ऊपर रहता है। तो उससे क्या होता है कि जो हवा की मदद से जो एफिड है, जो व्हाइट फ्लाई है, जो थ्रिप्स आ रहा है, वो उसी में रुक जाता है। तो उसमें हम 2 लाइन लगाते हैं 6-6 इंच में पौधे की, भुट्टे की, ताकि वो एक पूरा दीवाल बन जाए। उससे आप अगर करके देखेंगे तो सिर्फ मिर्च में ही नहीं, आप कोई भी वेजिटेबल की फसल ले लीजिए, खास करके खीरे जैसी फसल में तो ये वरदान साबित होता है। तो आप एक लिविंग वॉल बना सकते हैं। वो क्या करता है कि वहां पे जाकर के भुट्टे में पहले रस चूसता है भुट्टे का, तो वहां पे वायरस को, वो जैसे एफिड है उसका परसिस्टेंट वायरस नहीं है,
तो वो भुट्टे में वायरस छोड़ देगा, बाकी फिर इधर आएगा तो साफ सुथरा आएगा, तो आपको ओके। वायरस का जो है वो ट्रांसमिशन कम हो जाएगा। और व्हाइट फ्लाई में उसका निम्फ जो है वो वायरस ट्रांसमिट नहीं करता है। तो ओबेरॉन करके जो एक केमिकल आता है, ये निम्फ को मारता है। तो आप जब अपने क्रॉप में एकदम नीचे के पत्तों में चेक करेंगे ना, तो वाइट 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 छोटे छोटे निम्फ होते हैं। आपने उस समय अगर ओबेरॉन का इस्तेमाल कर दिया, नीचे के हिस्से पे ही आपको स्प्रे करना है, ऊपर तक मत जाइए, तो आपको केमिकल भी कम लगेगा। तो नीचे नीचे वाले हिस्से पे आप ओबेरॉन का यूज करेंगे तो निम्फ वहीं मर जाएगा। जब तक वो एडल्ट होकर के ट्रांसमिट करता वायरस, उसके पहले ही हम उसे रोक लेंगे। तो ये कुछ 4-5 चीजें हैं जिसका इस्तेमाल करके हम वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% कंट्रोल हो जाएगा, यस बट 100 यानी 100 की जगह पे जो पहले आ रहा था वायरस, वो कुछ कम जरूर होगा। जी, और लेट आएगा मेरे थोड़ा सा। हाँ, थोड़ा लेट से आएगा, तो आपकी Yeah. ईल्ड भी आ जाती है तब तक, और बहुत ज्यादा घाटा होने के चांसेस कम हो जाते हैं। कई कई विल्ट का भी प्रकोप दिखा गया है, तो उसकी उसकी रोकथाम कैसे करें? जी सर, विल्ट का यदि मैं देखूं सर, तो हमने काफ़ी इंटरनेशनल सेमिनार्स अटेंड किए हैं। यहाँ तक कि कैलिफोर्निया के जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया है, जिन्होंने काफ़ी ज़्यादा समय तक रिसर्च किया है खास कर की कैप्सिकम पे, उन्होंने भी ये पाया कि यदि एक बार विल्ट आ गया है, तो फिर आप कोशिश करें कि ऐसी वेराइटीज़ को चूज़ करें जिसमें विल्ट के प्रति सहनशीलता हो, या ऐसे मेथड्स को यूज़ करें जैसे कि ग्राफ्टेड पौधे हो गए। आप उनको ट्रायल करके देखिए कि वो तो नहीं मर रहे हैं। और जो चीज़ें हम एज अ किसान कर सकते हैं, वो एक है सबसे बड़ा, कि आप पानी को मैनेज कीजिए। यदि हमने बहुत ज़्यादा इरिगेशन कर दिया, जो मैक्सिमम किसान छुट्टा पानी दे दिए, तो वहाँ पे आप देखना कि नीचे वाले हिस्से पे सबसे पहले पौधे मरते हैं। आपका ड्रिप लाइन सही नहीं है, आपका प्रेशर सही नहीं है, नीचे में जा करके पूरा पानी खाली हो रहा है, तो वहाँ से पौधे मरने चालू होंगे। तो विल्ट का ये भी एक बहुत प्रमुख कारण होता है। तीसरा जो हम बात कर रहे थे कि सर हमने बेसल खाद क्यों कम किया है, वो भी विल्ट को बढ़ाता है कई बार। यदि आपने एक्सेसिव बेसल डाल दिया, कई किसान डीएपी, यूरिया, पोटास, एसएसपी, मैग्नीशियम, बहुत सारा खाद एक बार में भर देते हैं। या अब वो खाद इतना ज़्यादा हो जाता है कि जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जड़ें जलती है, और वहां से फिर इन्फेक्शन घुसता है, चाहे नेमेटोड भी हो। जहाँ पे एक बारी कोई टिश्यू या कोई जड़ खराब हुई, वहां से सारा का सारा चीज एंटर करता है और धीरे धीरे पौधे को मार देता है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हम बहुत ज़्यादा मात्रा में इरिगेशन ना करें। ड्रिप इरिगेशन का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट यहीं पे मिलता है कि जो बैक्टीरियल विल्ट है, मान लीजिए, वो पानी के साथ साथ बह करके आगे बढ़ता है। तो ड्रिप में हम उस चीज को रोक रहे हैं, क्योंकि ड्रिप में पानी वहीं रुक रहा है, वो आगे बहता नहीं है। तो आपका ये देर कि यहाँ पे अगर एक पौधा मरा है, तो कुछ लिमिट तक यहाँ पे वो रुक सकता है। आगे बढ़ जाए 100% ये जरूरी नहीं है। तो कई बार वहां पे यहाँ के किसान करते हैं कि जहाँ पे मरा है पौधा, उसके आसपास का 2 बेड को काट लिया दोनों साइड से, और ड्रिप चालू रख दिया, तो वो जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा रुकता है। रुक जाता और अगर उसके बाद मौसम अनुकूल आ गया, तो बैक्टीरियल विल्ट है। अपने आप रुक जाता है। फंटास्टिक, काफी अच्छी टिप्स दी इसमें आपने। अभी आगे सेशन की ओर बढ़ते हैं। जो अपन स्प्रे करते हैं उसका पीएच का कुछ अनुमान है क्या, कितना होना चाहिए स्प्रे स्प्रे के पानी का हाँ सर, पीएच? पानी का पीएच हम कोशिश करते हैं सर, ना बहुत ज़्यादा एसिड हो ना बहुत ज़्यादा एल्कलाइन हो, थोड़ा सा हम न्यूट्रल की हाँ। तरफ रहने का कोशिश करते हैं। 6.5 के आसपास हम पीएच को रखने का कोशिश करते हैं, क्योंकि जो केमिकल डिज़ाइन किया है कंपनी ने, वो ये सोच करके डिज़ाइन किया था कि ये एक पर्टिकुलर पीएच का पानी उनके पास आएगा। तो हम और वो जो मैक्सिमम रेंज है पूरे वर्ल्ड में, वो 6.5 से 7.5 की रेंज है। तो यदि आपका नॉर्मल ही पानी का पीएच वो है, तो आपको इशू नहीं आएगा। यदि आपका उसके बाहर है, तो फिर आपको थोड़ा सा सोचने का होगा कि क्या मैं इसे कुछ कम कर सकता हूँ या कुछ बढ़ा सकता हूँ क्या। तो वो 6.5 से 7.5 के बीच का आप नॉर्मल पानी का पीएच रखिए, उस पे आप अपने केमिकल को यूज़ कीजिए, तो मेरे हिसाब से कोई इशू नहीं आएगा। फंटास्टिक, यस। तो कुल मिला के 3-4 चीजों के आसपास ये उत्पादन को बढ़ाने के अपने पास गुर हो सकते हैं। एक तो पानी का प्रबंधन, दूसरा जी, खाद का प्रबंधन, और तीसरा है डिजीज और पेस्ट का मैनेजमेंट। बिल्कुल। अभी मिर्ची के ट्रांसप्लांटिंग का सीजन भी है, मेरे ख्याल से अभी
निमाड़ में तो ट्रांसप्लांटिंग शुरू हो भी गया है। तो ऐसे समय में उत्पादन बढ़ाने के लिए शुरुआती फेज में पहले जो 30 दिन है उसमें ऐसी कौन सी 3 चीजें हैं जो किसानों को करना चाहिए ताकि वो अपना उत्पादन एक उच्च लेवल पे लेके जाए। तो सर सबसे पहला सबसे बेसिक और फंडामेंटल चीज सर कि खेत का तैयारी अच्छे से करें। जी। वो बहुत ज़्यादा खेत को क्या बोलते हैं अच्छे से तैयार जब तक नहीं होगा, वो बेड को जो तैयारी है उसमें सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना होगा कि हमारे बेड पे ज़्यादा बड़े बड़े क्लम्प्स ना रहे मिट्टी के। हाँ, वो छोटे छोटे आप जितने बारीक मिट्टी को आप तैयार करेंगे उतना अच्छा रूट्स का ग्रोथ होता है, क्योंकि हवा पे जड़ें नहीं चल सकती, जड़ों को मिट्टी चाहिए सपोर्ट चाहिए। अपने फैलाव करने के लिए। तो हाँ। पहले खेत की तैयारी आप अच्छे से कीजिए। दूसरा, मल्चिंग 100% करना ज़रूरी ही है मेरे हिसाब से। ड्रिप तो कंपलसरी है सर, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। तो ड्रिप लाइन आप यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप कम डिस्चार्ज वाला ड्रिप लाइन यूज़ कीजिए। हमें पौधे को पानी देना है, डुबा डुबा के मारना नहीं है। तो कम डिस्चार्ज वाला पानी अगर आप ड्रिप लाइन यूज़ करते हैं, किसान को क्या लगता है कि ज़्यादा डिस्चार्ज वाला दूंगा तो पानी जल्दी हो जाएगा, बट वो गलत है। आप ज़्यादा डिस्चार्ज का ड्रिप लाइन लेंगे तो आपका एरिया छोटा हो जाता है, और आप कम डिस्चार्ज वाला पानी लेंगे तो एरिया ज़्यादा आप एक साथ में चला सकते हैं। जैसे चला अगर मैंने 2 सकते। लीटर का ड्रिप लाइन लिया है तो मैं 4 एकड़ का ही पानी दे सकता हूँ, 1 लीटर वाला लिया तो मैं 8 एकड़ को पानी दे सकता हूँ। तो जब कुल मिलाकर के इधर उधर पूरा गणित करेंगे ना तो वो सेम ही है, आपका ऑपरेशन नंबर ऑफ आवर्स में कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो लो डिस्चार्ज का ड्रिप लाइन यूज़ करें, और पानी को अभी बहुत अच्छे से मैनेज करना ज़रूरी है। ड्रिप लाइन यूज़ करने का या ड्रिप इरिगेशन यूज़ करने का आपको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि हम रूट को डिज़ाइन कर सकते हैं। जी। जो इज़राइल से जो आते थे हमारे यहाँ एग्रोनॉमिस्ट, वो बस वही चीज़ के ऊपर फोकस करने को बोलते थे कि आप पानी सिर्फ इतना दो कि पौधा थोड़ा-सा अपनी तरफ से भी ताकत लगाए, कि मुझे पानी थोड़ा-सा कम मिल रहा है, मैं थोड़ा अपनी जड़ों को और विकास करूँ। और फिर आपको ड्रिप्स की माध्यम से आपके बीच-बीच में बेड को अच्छे से भी गीला करना है। जैसे हम क्या करते हैं सर, हफ्ते 10 दिन में एक बारी बेड को पूरा अच्छे से गीला कर देते हैं। फिर धीमे-धीमे थोड़ा-सा उसे कम होने देते हैं और फिर से उसे अच्छे से गीला करते हैं। तो यदि किसान भाई ऐसा आप सोचते हैं कि मैं एक बार मैंने सेट कर दिया है, 2 घंटे रोज पानी दे रहा हूँ, तो वैसे हम खेती नहीं कर पाएँगे। आपको जा करके थोड़ी-सी तकलीफ उठानी पड़ेगी, खेत में जाना पड़ेगा इतनी भरी गर्मी में, और मल्चिंग को उठा के थोड़ा-सा पानी का लेवल चेक करना पड़ेगा। ठीक। तो ओके। जब आप सही तरीके से आप पानी देंगे ना, तो वो इनिशियल 30 डेज़ आपका बहुत ज़रूरी है। तो र जड़ों का विकास अच्छा होगा, अच्छी वृहद जड़ें बनेंगी, और जितनी ज़्यादा जड़ आएगी, आपको 100% उतना ज़्यादा यील्ड भी आएगा। वो बाद की बात है कि वायरस को कैसे कंट्रोल करना है, डिसीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, बट पहले जड़ का विकास सबसे ज़रूरी है। तो सही तरीके से जड़ बनाइए। जब आपकी जड़ अच्छी हो जाएँगी, आप खुद देखिएगा, थोड़ा-सा भी खाद देंगे ना तो पौधा फट से रिस्पॉन्ड करता है। रिस्पॉन्ड करता है। हाँ, और आप जड़ें ही नहीं बनाए हैं तो महँगे से महँगा खाद अमृत ला कर के दे दीजिए, बेचारा पौधा ले ही नहीं पाता है। तो सबसे पहला है जड़ों का विकास। तो ये 30 दिन सिर्फ़ और सिर्फ़ जड़ों के विकास पे फ़ोकस कीजिए। ज बेहतर जितनी जड़ें होंगी उतना अच्छा। ज़्यादा डिस्चार्ज की ड्रिप लाइन लेते हैं, एकदम धड़-धड़ा के पूरा का पूरा बेड गीला हो जाता है, पूरा ऑक्सीजन बेड से बाहर, पौधा तकलीफ में चला जाता है। तो कम डिस्चार्ज वाली ड्रिप लाइन्स में ये आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही अच्छा टिप्स दिया अभिषेक भाई। अभी क्योंकि फर्टिलाइजर की कीमतें बहुत बढ़ गई है, पर एकड़ का फर्टिलाइजर में भी अराउंड 40-50 हजार रुपये प्रति एकड़ लगता है। तो ऐसे में ऑटोमेशन का बहुत ही रोल मायने रखता है। तो आपके क्या सुझाव है किसानों को ऑटोमेशन, फर्टिगेशन, इरिगेशन में? अ, सर मेरे को तो आज की डेट में आप देखेंगे, जैसे ड्रिप और मल्चिंग कंपल्सरी हो गया है, मेरे लिए तो ऑटोमेशन भी कंपल्सरी होता जा रहा है। कि बिना ऑटोमेशन के अब इसमें सबसे बड़ी तकलीफ क्या आती है सर, कि क्या हमने जिनको खाद चलाने के लिए दिया था उसने बराबर चलाया कि नहीं? वो एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है। यार उसने कहीं मिक्स ठीक से तो किया नहीं खाद को, कहीं भूल तो नहीं गया। और आज की डेट में जो सबसे कॉमन हो रहा है कि यार चोरी तो नहीं हो गया, वो खाद बैग उठा करके ले करके तो गया भाई, अपने खेत पे तो नहीं ले गया। या तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए एक ये तो प्राइमरी ऑटोमेशन ही हमको समझ में आया, क्योंकि उसमें लॉग रहता है कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। क्या नहीं? तो आप जा करके देख सकते हैं। और दूसरा कि आज की डेट में हमें काफ़ी चीज़ें मालूम चल चुकी हैं
कि हमें ये ईसी रखना है, हमें ये पीएच रखना है, हमें ये खाद देने हैं, तो हम एक बार अच्छे से प्रोग्राम अगर कर दिए, वो मशीन है वो गलती नहीं करेगा। तो वो अपने आपने जो उसको रेसिपी दिया है वो उसी रेसिपी पे वो चलता है। आपको एक ऑटोमेशन का बहुत अच्छा एक और एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक फार्म पे ऑटोमेशन लगा है, वहाँ पे कभी भी पानी पूरा होता ही नहीं था। उस हाँ फार्म पे हाँ पानी की बहुत किल्लत है। वो 17 बोर मिला करके भी वो वहाँ पे वो पानी वो पूरा नहीं हो पाता है, क्योंकि हमेशा कोई ना कोई बोर सूखा ही चलता रहेगा, कोई ना कोई क्या मैक्सिमम बोर सूखे ही चलते हैं। जी। तो वहाँ पे जब हमने ऑटोमेशन लगाया तो लाइफ में पहली बार मैंने उस टैंक को पूरा भरते हुए देखा था। तो वो चूंकि ओहो। मैंने उसको बोला था कि नहीं एकड़ का 12,000 लीटर ही देना है, तो 12,000 लीटर ही देता था। अभी जो अपने लड़के रहते हैं वो कई बार 12,000 की चल। जगह मालूम नहीं 15,000 दे दिया, 20,000 दे दिया। किसी खेत को हाँ। ज्यादा पानी मिल रहा है, किसी खेत को कम पानी मिल रहा है, तो वो वैसा ही चलता रहता था। उसकी जगह पे जैसे ही ऑटोमेशन आया तो एक स्केड्यूल पे हम सारा का सारा क्रॉप को कर पा रहे थे, तो यील्ड भी बढ़ी हमारी और पानी का भी बहुत अच्छा हम यूज कर पाए। तो जहाँ पे पानी की कमी है वहां पे बिल्कुल एक बार ऑटोमेशन लगा के देखिए, आपको एकदम ताज्जुब होगा कि यार मेरे पास इतना पानी है, एक्सलेंट मिसमैनेजमेंट नहीं एक्सलेंट। होता है। या तो पहले वो लग्जरी थी, अभी नेसेसिटी बन गई है। कोई भी फसल वो जी बड़े पैमाने पे कर रहे थे, आपको ऑटोमेशन पे जाना चाहिए। और कम खर्चे में ज्यादा पैदावार कैसे हो सकती है, तो ये ऑटोमेशन से ही वो संभव है। जी ऐसे सर कोई जी। दो सफल प्रयोग जो आपने किए हो, और जिससे आपको एक जो विशेषज्ञ बना दिया है मिर्च के फसल में। सर हमने जो सबसे अभी तक बेस्ट हमारा यील्ड पे जो इजाफा देखा था वो था अच्छी क्वालिटी के न्यूट्रिएंट्स यूज करना। हाँ तो वो एक ऐसा चीज था कि जिसमें हम भले ही आज माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज कर रहे हैं, बट जब हम अच्छी क्वालिटी के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स यूज करना चालू किए तो बहुत बड़ा एक डिफरेंस दिखा हमें अपनी क्रॉप पे। तो और उसका सही मात्रा में उपयोग करना। अब अच्छा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम ढकेलते चले, उसको लिमिट के अंदर में यूज करना। तो ये जैसे ही हम लिमिटेशंस पे आना चालू हुए तो हमारा जो रेवेन्यू है वो बढ़ गया, यानी हम जो प्रॉफिट कर रहे थे वो काफी ज्यादा बढ़ गया। कि भाई इतना खाद का जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा पानी का जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा मैनेजमेंट नहीं करना है। हम ज्यादा खाद ज्यादा पानी देते हैं, वायरस भी ज्यादा आता है। तो उससे हमको एक बहुत बड़ा बेनिफिट मिला। और दूसरा था कि जो हमने टेक्नोलॉजी का यूज किया, जैसे जी। ऑटोमेशन का यूज किया, क्लोज ड्रिपर्स का यूज किया। वो जो 20 सेंटीमीटर वाला हमने जो ड्रिपर यूज किया था 600 ml वाला, आप कभी भी उस खेत पे आएंगे ना आपको वो दिखेगा, एक जगह पे 30 सेंटीमीटर में 1 लीटर का डिस्चार्ज है, एक जगह में 20 सेंटीमीटर 600 ml का डिस्चार्ज है। हाँ कोई हाँ। भी आराम से बता सकता है कि दोनों में कितना फर्क है। कितना। तो हाँ, अब ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है ड्रिप लाइन, तो धीरे धीरे हर साल बढ़ा रहे हैं हम लोग उसको। ओके। बट इट इज वो, और वो उसके साथ में वो वाला है क्या कि शायद पीसी लाइन है वो, तो थोड़ी अच्छा, सी प्रेशर कंपनसेटेड है, हाँ। हाँ प्रेशर पंप तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव आती है। जी। बट उसका जब इस्तेमाल करते हैं तो वो वाकई फार्म पे दिखता है कि नहीं यार है इसमें, प्रोडक्ट में कुछ तो है। तो वो एक बहुत ही हमारे लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का जो हमने यूज़ किया वो मेरे लिए आज की डेट में सबसे ज़्यादा यूज़फुल था। कि ऑटोमेशन हमने लगा लिए हैं तो अब हम बैठ कर के एक जगह से प्रोग्रामिंग करके आसानी से चीज़ों को बदल सकते हैं। उस फार्म पे जाके देखने की ज़रूरत नहीं है, क्या खाद चला कि नहीं ये समझने की ज़रूरत नहीं है। तो आपके कंस्ट्रेंट्स कम होते जाते हैं और डिसीजन मेकिंग बहुत ईजी हो जाता है। एक सही डिसीजन पे आप पहुंच पाते हैं कि कहाँ गलती हो रही है और कहाँ सही हो रहा है। अभिषेक भाई, प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन समय का अभाव की वजह से अपन यहाँ रोकते हैं। मीन जी भाई, किसानों के भी बहुत सारे प्रश्न आए होंगे। तो मैं संदीप भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वन बाय वन वो प्रश्न को पढ़े, और जिसके की उत्तर हम दे सके। धन्यवाद सर। लगभग 20-30 क्वेश्चन आ चुके हैं जो मैंने जी। थोड़ा सा शॉर्ट करके भी ले रहा हूं मैं। थोड़ा प्लीज जल्दी हमें प्लीज। करना पड़ेगा। या तो साहिल शर्मा जी का एक प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में मिर्च के किस वैरायटी का बीज उपयोग करें ताकि वो उत्पादन अच्छा मिले। वैरायटी के बारे में सर उन्होंने पूछा है। हाँ हाँ, हम लोग सर अभी 2-3 किस्में इस्तेमाल कर रहे हैं। वीएनआर का 8 नंबर है, नामधारी का योगी है, क्रांति है ननहेम्स का। तो ये 2-3 प्रमुख वैरायटीज है जिसमें मैंने आपको मोटी मिर्ची भी बताई जैसे क्रांति है,
और बारीक मिर्ची भी बताई जैसे योगी है। और आप इससे भी ज़्यादा अच्छी अगर बारीक मिर्ची पे आप जाना चाहते हैं तो अभी हमारे इसमें नज़र में कोई बहुत ऐसी अच्छी वेराइटीज़ अभी नहीं आई हैं कि जो अपने यहाँ की छत्तीसगढ़ की जलवायु में G4 जो बहुत अच्छा सेगमेंट सेट हुआ हो। अभिषेक भाई, धन्यवाद। आपका हाईएस्ट उत्पादन कितना रहा वैसे, मिर्ची का हो या कैप्सिकम का हो, दोनों का? सर मिर्ची में हम लोग लगभग 42-43 टन तक गए हैं पर एकड़, जी। और कैप्सिकम? जिसमें उसी में VNR का सुनिधि लगा हुआ था मेरे पास। और कैप्सिकम में लगभग लगभग हम लोग 120 टन तक गए हैं पर एकड़ पे सर। और वो एकड़? उस समय आशा जो शिमला आता था वो था सर। ओहो, ह्यूज पोटेंशियल है, ह्यूज पोटेंशियल। यस। जी सर। यस। ये संदीप भाई, प्लीज कैरी ऑन। अगला प्रश्न है, मोहन पटेल जी पूछते हैं कि अच्छा उपज पाने के लिए और वायरस का संक्रमण कंट्रोल में रहने के लिए बुआई का कौन सा टाइम सही रहेगा, प्लांटेशन टाइम? अगर सबसे सही बुआई का टाइम देखें तो शिमला मिर्च के लिए हम कहेंगे कि आप बारिश के बाद कीजिए। और बारीक मिर्ची में अगर आप देखेंगे तो वो जो थोड़ा ठंड के समय का जो पहले पीरियड आता है, अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये वाला सबसे ज़्यादा सेफ रहता है विंडो। सेफ के हिसाब से देखेंगे, मैं प्राइस को यहाँ पे नहीं ले रहा हूँ। सेफ के हिसाब से देखेंगे तो मिर्ची जो है वो थोड़ा सा ठंड पसंद करती है, तो उस समय पे जाए तो बेहतर रहेगा। और जो गर्मी में हम लगाते हैं उसमें चैलेंजेस ज़्यादा रहेंगे, प्राइजेस भी ज़्यादा रहेंगे, तो मैनेज भी आपको वैसा करना पड़ेगा। भूपेंद्र पवार जी पूछते हैं कि रो टू रो 8 फीट का डिस्टेंस रखते हैं तो प्लांट टू प्लांट कितना डिस्टेंस रखना चाहिए? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है सर। 8 फीट में दो तरीके हमने इस्तेमाल किए थे। एक था पहला जिसमें हमने 1-1 फीट का प्लांटिंग डिस्टेंस रखा था और जिगजैग करके पेयर्ड रो हमने बनाया था। वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है। आप उसकी जगह पे 8 फीट में 6-6 इंच पे भी आ सकते हैं और 1-1 फीट पे भी आ सकते हैं, आपके प्लांट के ऊपर है। जैसे योगी का पौधा बड़ा होता है तो हम कोशिश करते हैं कि उसे पेयर्ड रो पे ना करें। क्रांति मिर्ची है, उसका पौधा बहुत जल्दी बढ़ता नहीं है तो उसको पेयर रो पे लगा लेते हैं। तो थोड़ा सा आपके पौधे की बढ़वार के हिसाब से भी आपको चेक करना रहेगा। तो पेयर रो भी आप यूज कर सकते हैं और सिंगल भी कर सकते हैं, बट आपको ये मान के चलना है कि 8-6 इंच में आपको डिस्टेंस आना चाहिए। सही है, मतलब वैरायटी के हिसाब से डिसीजन लेना चाहिए। बिल्कुल। करेक्ट। अ, गौरव परमार और गणेश साहू पूछते हैं कि आइडियल पीएच कितना मेंटेन होना चाहिए? मेरे ख्याल से इनका सॉइल के बारे में क्वेश्चन है, उन्होंने मेंशन नहीं किया था। हाँ, सॉइल का पीएच तो चेंज करना सर बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इतना इजी तो हम नहीं कर सकते सॉइल का पीएच चेंज। पर जो आप फर्टिगेशन दे रहे हैं उसका पीएच अगर आप 6.5 के जितना नजीक ला सकें उतना बेहतर है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि अगर आपका पीएच 7 जा रहा है तो गलत है। नहीं, 7 का भी पीएच बहुत अच्छा है, या 6.2 या 6 का भी पीएच में कोई इशू नहीं है। बट आप 6.5 के जितने करीब हैं वो उतना ज़्यादा अच्छा है। आप उससे जितना हटेंगे तकलीफें धीरे 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 बढ़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम से बढ़ जाएगी, पर धीरे धीरे बढ़ेगी। 8 के बाद बहुत ज़्यादा तकलीफ है, उधर 5.5 के नीचे बहुत ज़्यादा तकलीफ है। डॉक्टर रवि शर्मा पूछ रहे हैं कि हमारे सॉइल का पीएच 5.5 है और पानी का पीएच 4.7 है, मतलब सॉइल का 5.5 है, पानी का 4.7 है, तो इस केस में हम क्या करें? ये सब पीएच बढ़ाने वाला काम अपन ने कभी आज तक किया नहीं है, तो मैं इसको आंसर अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ, जो सॉइल का पीएच 5.5 है उसके लिए एक सर्विस होती है। आप अपना सॉइल का सैंपल लेकर के आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। वो पीएच को बढ़ाने के लिए उस पे लैब में टेस्ट करेंगे कि उनको कितना जिप्सम ऐड करना है या कितना डोलोमाइट ऐड करना है। वो उसके हिसाब से उनको एक रेसिपी देंगे। अगर उस रेसिपी को वो फॉलो करते हैं तो पानी सॉइल का जो पीएच है वो बढ़ जाएगा। और पानी का जो 4.7 है, अगर आप अलग 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 बोर का आप चेक करेंगे, हो सकता है कि किसी में वाटर को यूज कर सकते हैं। और कुछ जगहों पे जो मैंने किसानों को करते देखा है जहाँ पे पीएच उनका काफी खराब रहता है, वो पॉन्ड लाइनर लगा करके एक तालाब बना लेते हैं और रेन वाटर को कलेक्ट करते हैं और उससे फिर खेती भी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपको पूरा 100% तालाब का ही पानी यूज करना है, उसमें फिर बोर का भी पानी मिलाते हैं, 50-50 करके यूज करते हैं। तो ज्यादा लंबे समय तक वो आराम से खेती कर पाते हैं। तो ये 2-3 तरीके हैं जो वो कर सकते हैं, बट वो यूनिवर्सिटी ही बता पाएगा कि सॉइल का पीएच कैसे बढ़ाना है, क्योंकि कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं
और वो उनको एग्जैक्ट पर एकड़ कितना डोज देना है, कैसे मिक्स करना है, सारी चीजें उनको बता पाएंगे। अभिषेक भाई, इनका जैसा सॉइल का पीएच 5.5 है, तो जी, क्या ये ब्लूबेरी उगा सकते हैं उसमें सॉइल में, बिना बहुत सॉइल लेस के? जबरदस्त होगी सर। ब्लूबेरी को तो वही चाहिए, एकदम कम पीएच चाहिए, और पानी का हाँ, पीएच पीएच तो है। 4.7 है, वो तो वरदान हो गया। करेक्ट। यस। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंप हाउस अमरवाड़ा से एक प्रश्न है कि H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड हेक्टर के हिसाब से या प्लांट के हिसाब से किस तरीके से इस्तेमाल करें? वो ड्रिप में देना चाहते हैं क्या? उन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन ड्रिप में से ही उनका कहना होगा। हाँ, अगर संदीप भाई, H2O2 बेसिकली ड्रिप के क्लीनिंग के लिए है। यदि पानी बहुत गंदा है तो H2O2 का उपयोग करना चाहिए। हाँ, 1000 लीटर पानी के लिए एक लीटर का H2O2 पर्याप्त है। बिल्कुल बिल्कुल सही सर। ओके। बसंत सरवरे जी का कहना है कि उनका ट्रांसप्लांटेशन डेट 25 नवंबर 2025 है। फिलहाल मिर्च खत्म करने की सोच रहे हैं। अगर उसी की कटिंग करके फसल लेना चाहे तो ये उचित रहेगा? नहीं नहीं सर, मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि वो कटिंग करके उसे फिर से उगाए, क्योंकि जितने पौधे में वायरस है, कटिंग जैसे ही वो चालू करेंगे ना, वो उससे 10 टाइम्स ज्यादा दूसरे पौधे में फिर दिखना चालू हो जाएगा। क्योंकि उन्होंने जैसे ही इधर एक वायरस वाले पौधे को काटा, आप वही चीज से आप दूसरे को काटेंगे तो जिसमें वायरस नहीं था उसमें भी वो आता चलेगा। तो मिर्च को कटिंग करके रीजनरेट करने का सही तरीका नहीं है वो खेती के लिए। उनका उनका दूसरा एक क्वेश्चन ऐसा है कि ईसी और अलग अलग माइक्रोन्यूट्रिएंट का फॉर्मूला हम छोटे किसान कैसे मैनेज करें? आपने बताया वो छोटे किसान सिंपल तरीका बताए उसके लिए कुछ। हाँ सर, तो उसके लिए वही है कि जब तक एक बार तो मेजर करना ही पड़ेगा हमें। जो ड्रिप लाइन जहाँ पे पानी गिरता है ना सर, उसके नीचे एक कटोरी रख के एक बार उन्हें पानी को कलेक्ट करना पड़ेगा, और उसको एक बार ही नापना पड़ेगा। एक बार उन्होंने नाप लिया तो फिर वहां से इजी हो जाता है कि यदि आप ज्यादा खाद दे करके देखिए, यदि इसी ज्यादा आ रहा है तो फिर आपको, जैसे आज आपने 4 किलो खाद दिया और आप उस कटोरी में उस ड्रिपर से नाप के देख लीजिए, अगर आपको ज्यादा आ रहा है तो आप उसे कम कर लीजिए। और अगर हम फंडामेंटली देखना चाहें तो अगर आपको ईसी कम रखना है तो पोटाश हो गया, या जो ज़्यादा सॉल्ट वैल्यू रखते हैं, डीएपी है, पोटाश है, इन सब खाद का आप इस्तेमाल थोड़ा सा कम कीजिए। जो कम अपना सॉल्ट वैल्यू रखते हैं, जैसे यूरिया हो गया, मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, 13045 हो गया, एसओपी हो गया, आपको ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें खाद कम, सॉरी, ईसी कम आएगा। अच्छा, विशाल तिवारी जानना चाहते हैं कि बूस्टर पंप का स्पेसिफिकेशन क्या है, मतलब कौन सा बूस्टर पंप आप यूज करते हैं? संदीप भाई, ये बूस्टर पंप का स्पेसिफिकेशन एक्चुअली उनका अभी का मेन लाइन का प्रेशर क्या है, कितनी वेंचुरी लगाना चाहते हैं, इसके ऊपर हम स्पेसिफिकेशन दे पाएंगे। उनके थोड़ी सी डिटेल हमें मिल जाए ना तो आगे की कार्यवाही कर सकते हैं अपन। यस। अच्छा, रविंद्र जी पूछना चाहते हैं कि 20 मिनट ड्रिप चलाता हूँ, उसमें 3 मिनट सादा पानी चलाता है, 8 मिनट फिर खाद चलाते हैं, और बाद में 9 मिनट सादा पानी चलाते हैं, और एसटीपी पंप से सीधा सब में लाइन में देते हैं। तो ये सही तरीका है या इसमें कुछ सुधार की जरूरत है? बिल्कुल। मेरे ख्याल से थोड़ा सुधार होना चाहिए। 20 मिनट भी अगर वो पानी चला रहे हैं तो शुरू के 3 और आखिरी के 3 मिनट ही खाली सादा रखें, बाकी समय पे वो खाद को थोड़ा सा और चेंज करें तो ठीक रहेगा। और ये कभी कभी करें तो ही ठीक है, ये रेगुलर बेसिस में ये प्रैक्टिस गलत हो जाएगी सर। आज पानी गिरा है, कुछ प्रॉब्लम है, तब तक ठीक है, आप टेक्निकल इरिगेशन कर रहे हैं, बट रेगुलर बेसिस में इतने कम टाइम पे खाद को देना गलत हो जाएगा सर। ओके। सुब्बाराव जी कहते हैं कि फ्लावरिंग से लेके फ्रूट सेट स्टेज तक केन O3, मेरे ख्याल से पोटेशियम नाइट्रेट पोटेशियम फोलियर स्प्रे नाइट्रेट। का डोज क्या होना चाहिए? पोटेशियम नाइट्रेट सर, हमने कभी भी स्प्रे करके वो फ्रूट सेट को चेंज करने का बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं किया है, बट जो स्पेसिफिकेशन के हिसाब से आता है वो 1% से 5% के बीच में डोज रहता है, डिपेंडेंट अपॉन उसका उनका फ्रूट लोड कितना है। तो वो 100 लीटर पे 1 किलो या 100 लीटर पे 5 किलो के बीच में रहता है सर। और फ्लावरिंग के समय फॉस्फोरस एप्लीकेशन के बारे में थोड़ी जानकारी दें। हाँ सर, हमने इस पे बात की थी कि फ्लावरिंग से पहले हमें फास्फोरस बूस्ट करना है, फ्लावरिंग के बाद करने से हम लेट हो चुके हैं। तो जब पौधा ग्रोथ कर रहा है, जब आपने हार्वेस्ट कर लिया या अभी ग्रोथ स्टेज पे है, तभी आपको फास्फोरस बूस्ट करना है।
तो वहां पे हम पर एकड़ 2 से 3 किलो के बीच में फॉस्फोरस अप्लाई करते हैं। जैसे आप 1261 ले रहे हैं तो 1 किलो में आधा किलो फॉस्फोरस होता है, तो आपको 2 किलो करना पड़ेगा 1 केजी फॉस्फोरस के लिए। तो वो 3 से 4 किलो हम 1261 का बूस्टर करते हैं, या 5 से 6 किलो 24-24-0 जो आता है उसका बूस्टर करते हैं। बट ध्यान रखें, फ्लावर आने के बाद में उतना हेल्प नहीं करेगा जो पहले करेगा। अरुण देशमुख सर पूछते हैं कि पानी का प्रबंधन और कीट रोग संक्रमण का क्या संबंध रहता है और उसके लिए प्रिवेंटिव उपाय क्या करें? आ, पानी का तो हम प्रिवेंटिव बहुत कुछ कर नहीं सकते। अगर बारिश गिरी है तो वहां पे हम उनको बोलेंगे कि ड्रिप का इरिगेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, कुछ समय के लिए रुके जब तक कि वो वापसा कंडीशन जो बोलते हैं किसान वो ठीक तरीके से ना आ जाए। आपको उस समय खाद भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा लगता है कि खाद देना ही है तो उस समय में आप यारा मिला थोड़ा बहुत वहाँ पे डाल करके कर सकते हैं, वहाँ पे पौधा चल जाएगा। वहाँ पे कभी भी पानी ज़्यादा मत दीजिए। खाद देना है इसलिए पानी दो थोड़ा सा गलत हो जाता है। दूसरा है पेस्ट और डिसीज, तो इसमें आप प्रिवेंटिव बहुत ज़्यादा मत जाइए, क्योंकि आपको हमेशा मालूम नहीं रहेगा कि क्या डिसीज या पेस्ट आने वाला है। तो वो थोड़ा सा लेट से अगर करे तो ज्यादा बेहतर है, उसमें पैसा बचता है किसान के लिए। जी, रविंद्र जी पूछते हैं कि उनका ग्रीन हाउस में प्लांटेशन है कैप्सिकम का और बारिश में 100% ह्यूमिडिटी चली जाती है और फिर फंगल डिसीज से फूड ड्रॉपिंग होती है, तो इसमें पानी का मैनेजमेंट कैसे करें? हाँ सर, उनका पॉली हाउस है कि नेट हाउस है सर? पॉली हाउस, पॉली ग्रीन हाउस है, पॉली green house। हाँ पॉली हाउस है। पॉली हाउस है तो एक अच्छी बात यह है कि पानी अंदर आएगा नहीं। और दूसरा, उन्हें है ना वहाँ पे वेपर प्रेशर डिफिशिट गड़बड़ होता है, तो उसके लिए कुछ सर्कुलेशन फैंस या कुछ ऐसा लगाना पड़ेगा कि जब हवा नहीं चल रही है तब वो अंदर का जो ह्यूमिड एनवायरनमेंट है उसको वो थोड़ा सा बाहर के एनवायरनमेंट के साथ में बैलेंस कर सके। और जो पानी है वो उनको एकदम लिमिटेड देना होगा उस समय, खास करके बारिश के समय में उनका जमीन जल्दी सूखेगा नहीं। तो खाद देने के लिए फिर वहां पे वही आता है कि हम बेसल खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें कॉम्प्लेक्स बेसल खाद यूज करें, सिंगल सिंगल यूज करने से दिक्कत होगा। जैसे यारा मिला है अपना, उसमें 13 एलिमेंट हैं। तो वैसे और भी बहुत सारे खाद आते हैं, तो उस तरीके के कॉम्प्लेक्स को यूज करें। ओके। उनका दूसरा एक सवाल है कि आपने क्लोरीपाइरिफॉस सजेस्ट किया है, उससे ड्रॉपिंग नहीं होगा क्या? उनका ऐसा पूछना है। नहीं 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 सर, ड्रॉपिंग नहीं आता, इश्यू नहीं है सर। अभिषेक राजपूत जी पूछते हैं कि आप फर्टिगेशन में सल्फेट, नाइट्रेट और नॉर्मल ग्रेड तीनों एक साथ देते हैं, अलग अलग सेपरेटली अप्लाई करते हैं? हाँ सर, ये अलग अलग चलता है, तीनों एक साथ नहीं चलता है। कभी कभी प्राइसेस को देख करके होता है, कभी कभी पौधे की ग्रोथ को, हमें ज़्यादा ग्रोथ चाहिए, ज़्यादा अच्छा हमें उत्पादन चाहिए, प्राइसेस अच्छे हैं तो हम नाइट्रेट ग्रेड पे चले जाते हैं। प्राइसेस खराब है तो हम फिर बेसिक ग्रेड पे आ जाते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको तीनों एक ही दिन पे देना है, सिचुएशन के हिसाब से कोई कोई खाद को हम बदल सकते हैं। नारायण सिंह सख्तावत पूछते हैं कि आप मल्चिंग यूज करते हैं, कौन सी कंपनी का होता है और क्या माइक्रोन यूज करते हैं? चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं अर्जुन करके एक आता है मल्च, मैं उसी का यूज़ करता हूँ। और 25 माइक्रोन का मल्च रहता है हमारा, उसमें कोई इशू नहीं आता है, 25 माइक्रोन साल भर चलता है। सुब्बाराव जी एक पूछते हैं। हाँ एक सर, प्रश्न कंप्लीट। मेरा भी है। इरिगेशन करते समय सॉरी सही समय क्या होना चाहिए? मॉर्निंग में, दोपहर में, शाम को, रात को? सर मेरे हिसाब से हम तो कोई सही समय नहीं देखते हैं। जब इतना लंबा चौड़ा फील्ड मैनेज होता है तो 24 आवर्स पंप चलते रहते हैं, ओहो। सुबह शाम रात। हाँ, मेरा ये रहता है कि जो पीक आपका जो गर्मी का जो समय रहता है, जो दोपहर का समय है, हाँ आप हाँ। उसके पहले तक में कैसे भी करके बेड को हल्का सा सही नमी पे ले आइए। अगर वो ओके। आपका अचीव हो जाता है तो आप चाहे सुबह कीजिए चाहे रात को कीजिए, क्योंकि कई बार लाइट का दिक्कत है, कभी कुछ है। तो चाहे सुबह हो चाहे रात हो, बस वो जो पीक दोपहर है उस समय उसके पास पर्याप्त पानी रहे, उसको आप मैनेज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है फिर। ओके ओके। सुब्बाराव जी पूछते हैं कि आप केमिकल के अलावा अलावा बायो पेस्टिसाइड भी यूज करते हैं क्या? नहीं नहीं सर, हम लोग बायोपेस्टिसाइड पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल मिला हुआ काफ़ी बार हमने ट्रेस किया है, तो उस पे हम नहीं जाते हैं सर। कुलदीप जी का प्रश्न है कि आप स्प्रे लेते हैं तो उसमें पीएच कैसे मेंटेन करते हैं?
अभी तक हमको बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं आई हैं सर, कहीं पे भी पीएच को मेंटेन करने की। यदि हमें मेंटेन करना भी पड़ा तो उसके लिए काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो पीएच बफर देती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। केबी का भी आता है कि आप उसको 200 लीटर में 100 लीटर में उनका डोज फिक्स है, अगर आप वो डालते हैं तो चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो पीएच को वो मैनेज कर देता है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। संदीप, मेरे ख्याल से बहुत समय हो गया है, जी तो सर जी। मेरे ख्याल से कोई रुकना पड़ेगा। जी सर, अभी रुक सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन भी कवर हो चुके हैं और कुछ Yes. क्वेश्चन है हम डायरेक्टली भी कुछ आंसर करा सकते हैं। हाँ। तो मैं एक वोट ऑफ थैंक्स करूंगा, 1 मिनट का समय लूंगा। माननीय अतिथिगण, मेरे प्रिय किसान भाइयों और मेरे नेठाफिम परिवार के साथियों, ये आज का वेबिनार जो है बहुत शानदार रहा। सबसे पहले मैं पूरे दिल से धन्यवाद चाहता हूँ कि श्री अभिषेक जी चावड़ा जी आज के इस ज्ञानवर्धक वेबिनार में आपका बहुमूल्य समय देने, अनुभव साझा करने और किसानों का मार्गदर्शन करने हेतु मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और इतना सरल, इतना प्रैक्टिकल ज्ञान सर, आप आज सिर्फ जानकारी नहीं दी बल्कि किसानों के आगे बढ़ने की नई दिशा आपने दिखाई है। दूसरा विशेष आभार व्यक्त करता हूँ नरेंद्र धंद्रे सर जी का, जिन्होंने पूरे कार्यक्रम का उत्कृष्ट संचालन किया है। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब बात करते हैं हमारे असली हीरो, जो आज हमारे किसान भाई है, जो आप अपनी कीमती समय निकाल के जुड़े हैं, कुछ सीखा है, कुछ सवाल पूछे हैं। आपकी भागीदारी ये इस वेबिनार की सफलता की असली पहचान है। मैं नेटाफिम टेक्निकल टीम, सोशल मीडिया टीम और मार्केटिंग टीम का विशेष धन्यवाद करता हूं कि जिनके सहयोग से ये आज वेबिनार संपन्न हुआ। दूसरा, आज ये वेबिनार सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, एक नई शुरुआत है बेहतर खेती की और 30 टन उत्पादन चिली लेने की, बेहतर उत्पादन की और एक मजबूत किसान के निर्माण की। उम्मीद है कि मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करता हूं। अगर किसी को और कोई प्रश्न है तो आप अभिषेक चावड़ा जी को पूछ सकते हैं। उनका फोन नंबर मैं दे रहा हूं, लेकिन ज्यादा कॉल मत करिए, उनका समय देख के करिए। उनका नंबर है 7771035550। दूसरा, नेटाफिम टोल फ्री नंबर है, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं, 1800103200। दूसरा, मिस कॉल भी है नेटाफिम का, उस पर भी आप कॉल कर सकते हैं, 8955664403। इसी उम्मीद के साथ मैं आपकी सभी की दिल से धन्यवाद करता हूं और विशेष आज के तज्ञ अभिषेक चावड़ा जी को नमस्ते करता हूं। जय किसान, जय कृषि, जय नेटाफिम। और ये कार्यक्रम संपन्न हुआ, इसकी घोषणा करता हूँ। धन्यवाद सर जी। थैंक यू। थैंक यू। बाय।